हाँ, तो टेंस को बहुत ही शानदार तरीके से करने के बाद में आज अपन उसी से रिलेटेड एक बहुत ही शानदार सा टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, हर 10th 12th सभी क्लासेस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। बिल्कुल ईजी में अपन करेंगे। यहाँ पर स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा इतना मुश्किल तरह से पढ़ाया जाता है इस टॉपिक को कि वो उलझ जाते हैं उसके अंदर, लेकिन आज अगर आपने ढंग से पढ़ लिया इस टॉपिक को मेरे साथ में, तो ये मेरे मतलब गारंटी है कि कोई कहीं पर भी आपका डाउट रहने वाला नहीं है। और जिसको अभी तक कुछ इंग्लिश ग्रामर का कहते हैं ना ई भी नहीं आता, मैं बिल्कुल बेसिक से उठाऊंगा इसको जीरो से। पहले अपन क्या करेंगे, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कहते हैं ना उसकी पूरी पृष्ठभूमि तैयार करेंगे, मतलब इसके बारे में कंप्लीट डिटेल से जानेंगे कि ये चीज़ क्या होती है और कौन कौन से ऐसे रूल्स हैं जिसको अपन को फॉलो करना है। क्योंकि कोई भी टॉपिक जब जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर मुझे कोई पेड़ काटने के लिए कहेगा तो मैं सबसे 6 घंटे अगर मुझे कोई पेड़ काटने के लिए देता है तो मैं 4 घंटे में कुल्हाड़ी की धार बनाने में लगाऊंगा, क्योंकि अगर मैं उसकी धार बना लेती हूँ उसको 1 घंटे में काट दूंगा। और अगर वो आगे से कहते हैं ना सही नहीं है, वो अगर उसकी धार सही नहीं है तो 6 घंटे तक ही मेहनत कर लूँगा, वो कटेगा नहीं पेड़, सूखा पेड़। तो वही चीज़ है कि अपन इसकी पूरी पृष्ठभूमि तैयार करेंगे, सारे रूल्स एक बार दिमाग में फिट कर लेंगे, उसके बाद में एक एग्जाम्पल लेके इसको पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, बड़े ध्यान से आप हेडिंग लगा सकते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ठीक है, तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस नॉर्मली वही चीज़ जो अपन हिंदी में वाच्य पढ़ते हैं ना, बस वही एक्टिव वॉइस है। यानी कि हिंदी में अपन पढ़ते हैं वाच्य, इंग्लिश में हो गया वॉइस। वाच्य, कृतवाच्य और कर्मवाच्य पढ़ते होंगे आप, अपन हिंदी पढ़ते हैं, वैसे ही वॉइस दो प्रकार की होती है, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का मतलब कृतवाच्य, पैसिव वॉइस का मतलब कर्मवाच्य। बिल्कुल इजीली, बिल्कुल जीरो से दोनों बात समझ में आ गई। अब एक्टिव वॉइस के अंदर क्या क्या खास बातें होती है वो पढ़ेंगे अपन, पैसिव वॉइस में क्या क्या खास बातें होती है वो पढ़ेंगे, एक्टिव वॉइस की डेफिनेशन जानेंगे, पैसिव वॉइस की डेफिनेशन जानेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे। एक्टिव वॉइस के अंदर मेन होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, ठीक है, करने वाला। सब्जेक्ट का मतलब क्या हो गया, कर्ता बोलते हैं हिंदी में, सब्जेक्ट। ठीक है, वो मेन इसके अंदर एक्टिव वॉइस के अंदर होता है। जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, रमेश राइट्स ए लेटर, रमेश पत्र लिखता है, तो यहाँ पर रमेश सब्जेक्ट है, बस इतना ही समझना है। बाकी ये नहीं देखना कि राइट्स वर्ड्स कैसे हैं, ये तो अपने टेंस से पढ़ लिया था कि रमेश पत्र लिखता है, तो ए से एस लग गया क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, साफ समझ में आ रहा है। तो पत्र लिखता है, रमेश इसके अंदर सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, इसका मतलब ये एक्टिव वॉइस हो गया। इसी को अगर पैसिव वॉइस की नज़र से देखें अपन, तो पैसिव वॉइस के अंदर क्या होता है, कर्मवाच्य, इसको बोलते हैं कर्मवाच्य। यानी कि इसमें वर्ब का मतलब हो गया क्रिया, वर्ब का मतलब क्या हो गया, क्रिया। तो इसके अंदर क्रिया के अनुसार कार्य किया जाता है, उसमें सब्जेक्ट देखा जाता है, इसमें क्रिया देखी जाती है, वर्ब देखी जाती है। जैसे कि इसी सेंट को अपन लेंगे, पैसिव वॉइस बनाएंगे, देखो ये एक्टिव वॉइस है, एग्जाम में क्या रहेगा, एक्टिव वॉइस लिखा रहेगा और आपसे कहेगा इसका पैसिव वॉइस बनाइए, ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, या फिर ऑप्शन रहेंगे और ये कह देंगे रमेश राइट्स ए लेटर का पैसिव बनेगा, ऑप्शन 4 रहेंगे, जैसे कि ए लेटर इज रिटन बाय रमेश। अब आप ही सोचेंगे ए लेटर पहले क्यों आया, देखो यार ए लेटर पहले क्यों आया, फिर इज क्यों आया, फिर राइट की जगह रिटन क्यों आया और बाय रमेश क्यों आया। बस यही चीज़ें सीखनी है कि ये कैसे आ रहे हैं चीज़ें। रमेश राइट्स ए लेटर, तो ए लेटर इज रिटन बाय रमेश, बाय भी लग गया, देखो बाय भी लग गया। ये चीज़ें ही एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए अपन पढ़ेंगे। अभी सिंपल आपको ये एग्जाम्पल उतारना है, बाकी सब बातें मैं आपको भी रूल्स में सब कुछ समझाने वाला। अभी एग्जाम्पल उतार लीजिए इसको सेम टू सेम। ठीक है, ओके। जैसे कुछ बातें हो रही, एक जनरल फॉर्मूला जो होता है एक्टिव वॉइस का वो ये होता है कि सब्जेक्ट पहले आता है, फिर वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस के अंदर ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है। अब आप समझ गए कि रमेश राइट्स ए लेटर, तो ए लेटर पहले क्यों आया, क्योंकि ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में पहले आता है, ऑब्जेक्ट उसके बाद में इज हेल्पिंग वर्ब लगी थी, रमेश इज पढ़ा था ना, ए लेटर इज। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब आती है यानी सहायक क्रिया, और हमेशा और हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये बहुत बड़ी चीज़ है, यानी कि एक्टिव वॉइस से जब भी आप पैसिव वॉइस बनाओगे, एक्टिव वॉइस से जब भी पैसिव वॉइस बनाओगे तो वर्ब की हमेशा तीसरी फॉर्म आएगी। ये बहुत बड़ी चीज़ है, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी जब भी आप इससे ये बनाओगे। सारा डाउट ही क्लियर हो गया। कैसे कि जब अपन टेंस पढ़े थे तो टेंस में टोटल 12 टेंस पढ़े थे, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट के 4, फ्यूचर के 4। 12 में सभी के डिफरेंट हेल्पिंग वर्ब होती थी। किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, किसी वर्ब की थर्ड फॉर्म, किसी वर्ब की सेकंड फॉर्म। वो सारी बातें पढ़ी थी, मतलब 12 जगह याद करना पड़ रहा था। हालांकि मैंने ट्रिक बता दी थी, लेकिन फिर भी अब इसके अंदर तो डाउट पूरा झमेला खत्म हो गया, झंझट ही खत्म है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, बस सिंपल। मतलब जब भी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाओगे तो हमेशा और हमेशा वर्ब की तीसरी फॉर्म लगानी है, बस ये डाउट ही क्लियर है, वर्ब का डाउट क्लियर हो गया।
ठीक है। अब कुछ बातें पढ़ेंगे, दोनों जनरल फॉर्मूले अपन ने पढ़ लिए। अब कुछ बातें हैं एग्जाम के अंदर डेफिनेशन का भी, हालांकि एग्जाम में डेफिनेशन पूछी नहीं जाती, लेकिन हमें जानना है कि चीज़ें हैं क्या। ये एक्टिव वॉइस क्या होता है? एक्टिव वॉइस तो जिस सेंटेंस के अंदर कोई सा भी वाक्य, सेंटेंस का मतलब वाक्य, अगर एग्जाम में वाक्य दिया रहेगा, किसी भी वाक्य में अगर आपको सब्जेक्ट नजर आए, वर्ब नजर आए, और वर्ब भी कौन सी, जिसके अंदर अपन मैन वर्ब हो चाहे हेल्पिंग वर्ब। वर्ब दो तरह की होती है, मैन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। बता दूंगा हेल्पिंग वर्ब कौन सी, डू, डज, इज, एम, आर, हैज बीन, हैव बीन, डिड, वाज, वर, हैड बीन, शैल, विल, शैल बी, विल बी, शैल हैव, विल हैव, शैल हैव बीन, विल हैव बीन। ये पूरी वर्ब्स मैंने टेंस में लिखाई थी। हेल्पिंग वर्ब वही हेल्पिंग वर्ब होती है, बाकी सब मैन वर्ब होती है। ईजी है, अभी सेंटेंस में और समझा दूंगा जैसे कि अपन टेंस पढ़ा था। और ऑब्जेक्ट, यानी कि जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, वर्ब चाहे मैन हो, हेल्प कोई सी हो, ऑब्जेक्ट हो, तीन चीजें अगर हो, वो हमेशा एक्टिव वॉइस कहलाता है। ठीक है। और पैसिव वॉइस क्या कहलाता है? पैसिव वॉइस जिसके अंदर ऑब्जेक्ट का होना बहुत जरूरी है। जैसे कि अभी एग्जांपल लिया अपन, ये वाला, ये रहा, इसमें ए लेटर, ये ऑब्जेक्ट है, ध्यान से समझना, ये क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। इसके अंदर अगर ऑब्जेक्ट नहीं होता तो इसका पैसिव वॉइस ही नहीं बनता। समझ में आ गई? इसका मतलब एक चीज आपने सीख ली कि हमेशा जब भी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना है तो उसके लिए, पैसिव वॉइस के लिए क्या जरूरी है? ऑब्जेक्ट का होना बहुत जरूरी है। रमेश, इतना सा आ जाता ना, रमेश राइट्स, रमेश लिखता है, तो काम नहीं चलता। रमेश लिखता है, लेकिन क्या लिखता है? ऑब्जेक्ट क्या है? पत्र लिखता है, तो ये उसका ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब ये कि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट का होना कंपलसरी है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसका पैसिव वॉइस बन ही नहीं सकता। बस ये बात मैंने लिखी है कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ज़रूरी है। यदि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसकी पैसिव वॉइस भी नहीं बनेगी। ठीक है, बिल्कुल डिट्टो तार लो ऐसे का सब, बहुत काम की चीज़ आपने सीख ली है। फिर बात करते हैं अपन कुछ, अब यहाँ शुरुआत करता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स की। इंपॉर्टेंट रूल्स फॉर चेंजिंग इनटू पैसिव वॉइस, यानी पैसिव वॉइस में बदलने के लिए कुछ महत्वपूर्ण नियम। ठीक है, हिंदी में लिख सकते हो, पैसिव वॉइस में बदलने के लिए कुछ महत्वपूर्ण नियम। हालांकि इतनी इंग्लिश तो आनी भी चाहिए, कोई सिंपल चीज़ है, कोई बड़ी बात नहीं है कि आप हर जगह हिंदी लिखो, इतना लिख सकते हो। फिर ऑनवर्ड्स है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो, बिल्कुल बनाया था। ए लेटर को पहले लाए थे, कि ये कब है? जब पैसिव वॉइस बनाएंगे। फिर सुन लो, जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बना रहे हैं, ठीक है, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बदलते टाइम क्या क्या बातों का, किन किन बातों का ध्यान रखना है, वो है पहला काम, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, यानी कि ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लाओ। जैसे कि देखो ये लाए थे यहाँ पर, ये ऑब्जेक्ट था ना, पैसिव वॉइस बनाए, देखो ये ए लेटर सबसे पहले लेके आ गए, ले आए ना, बस वही चीज़ है। उसके बाद में क्या लाए? हेल्पिंग वर्ब, यानी जो सब्जेक्ट बनाया अपन ने, जैसे ए लेटर सब्जेक्ट बन गया, अब उसके बाद में जस्ट हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। और पैसिव वॉइस में हमेशा हमेशा वर्ब की तीसरी फॉर्म आएगी, जैसे राइट, रोट, रिटर्न आया, तीसरी फॉर्म रिटर्न है। गो, वेंट, गोन होगा, गोन तीसरी फॉर्म है, तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। और एडवर्बियल का मतलब ये होता है कि पीछे जो भी बच गया, ये क्रिया विशेषण होता है ना, जो किसी चीज़ की विशेषता बताता है, सेंटेंस में होता है ना, वो अपन पढ़ेंगे, वो अगर हो तो वो वैसे का वैसा उतारना है। अभी तक इसको उतार लो, बता दूंगा कहाँ एडवर्बियल होता है, आगे एग्जाम्पल लूंगा। और एक होता है बाय का प्रयोग करना है। फिर एक चीज़ मैंने और लिखी है, बाय का प्रयोग तो करना है, लेकिन ब्रैकेट में लिखा आवश्यक हो तो। ये आप सोचेंगे आवश्यक का मतलब क्या है? बाई तो लगेगा, भाई जैसे यहाँ अपन लगाया ना, देखो ये रहा बाय रमेश, ये रहा, तो आप ये सोचेंगे कि यार बाय तो लगेगा फिर, क्योंकि रूल्स है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर बार बाय लगे, बस यहीं से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आना शुरू हो जाता है। ऐसी खूब सारे मतलब कि वर्ब हैं जो बाय का, जहाँ पर बाय का प्रयोग नहीं होता, ऐसी खूब सारी प्रीपोजिशंस है जो उन शब्दों के साथ में लगती है, वो थोड़ा सा ध्यान रखना। अभी जस्ट वही लेने वाला हूँ। हालांकि सब जगह बाय लगेगा, बाय प्लस सब्जेक्ट है, बाय प्लस सब्जेक्ट आएगा, हर जगह बाय के बाद सब्जेक्ट आएगा, जैसे बाय रमेश है ना, कि ए लेटर इज रिटन बाय रमेश, बाय रमेश, बाय सब जगह बाय आएगा। लेकिन ऐसे खूब सारी चीज़ें हैं जहाँ पर बाय नहीं आता, कुछ फिक्स प्रीपोजिशंस हैं, बिल्कुल शानदार मिलने वाली है, थोड़ा सा बस धैर्य रखिए। अब एक चीज़ और लिखी है मैंने, बहुत बहुत बेसिक बातें, किसी किसी के डाउट हो सकता है कि यार सब्जेक्ट की पहचान कैसे करें, क्या होता है सब्जेक्ट? वही तो मैंने कहा ना, बिल्कुल जीरो से उठा रहा हूँ इस टॉपिक को। तो सब्जेक्ट की अगर पहचान आपको करनी है तो सब्जेक्ट की पहचान ये होगी कि सब्जेक्ट हमेशा वर्ब के पहले आता है। अब कोई डाउट ही नहीं है, यानी कि वर्ब के पहले जो आएगा वो सब्जेक्ट होगा। लाइक अगर इसको अपन देखेंगे, यहाँ वर्ब राइट्स है, लिखना वर्ब है, इससे पहले कौन है? रमेश, तो रमेश सब्जेक्ट है, मतलब वर्ब के पहले आने वाला हमेशा सब्जेक्ट होता है। समझ गए? तो रमेश सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, इसकी पहचान हो गई। चलो
या फिर ऐसा मान लीजिए मैंने एक और सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, सेंटेंस सब्जेक्ट से ही प्रारंभ होता है। ऐसा मान लो कोई भी वाक्य सब्जेक्ट से ही शुरू होता है, तो समझ लो जो सबसे पहले लिखा रहेगा ना वही तो सब्जेक्ट है। बस दैट्स इट, कंप्लीट हो गया। दूसरा, ऑब्जेक्ट की पहचान। ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानोगे? ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब के बाद में आता है, ये तो वर्ब के पहले आता है और वो वर्ब के बाद में आता है। जैसे कि देखो, मैं एग्जांपल लूँगा पहले, इधर पीछे रमेश वाला, ये वर्ब है, इसके पहले कौन आया? ये सब्जेक्ट, इसके बाद में कौन आया? ए लेटर, ऑब्जेक्ट। यानी वर्ब के बाद में आने वाला ऑब्जेक्ट और वर्ब के पहले आने वाला सब्जेक्ट, ये दोनों की पहचान हो गई। ठीक है, तो बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। जैसे एग्जांपल मैंने हालांकि और लिया है, ही रोट ए लेटर इन द रूम। ठीक है, अपने रूम में एक पत्र लिखता था या फिर लिखेगा, लिखता था, क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट रोट है, सेकंड फॉर्म है, मतलब पास्ट सिंपल टेंस है ये। देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म कब आती है? मैंने टेंस पढ़ाया था। टेंस बिना तो कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, टेंस तो है ही है। टेंस में धमाल मचाई ज़बरदस्त तरीके से, आपको वन शॉट के अंदर एक क्लास मिल रही है 3 घंटे की, उसको जाकर देख लेना अगर जिसने भी नहीं देखी हो। वर्ब की सेकंड फॉर्म रोट आया यहाँ पर, इसका मतलब पास्ट सिंपल टेंस है। इसका मतलब ये है, अपन को खैर उससे अभी टेंस पर नहीं जाना, अभी यहीं आना वापस, कि यहाँ पर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होगा? तो रोट क्या है? वर्ब है, लिखना। राइट, रोट, रिटर्न, ये लिखना ही रोट का मतलब। रोट यहाँ पर वर्ब है, इसके पहले कौन है? सब्जेक्ट ही। आगे पहचान, यानी वर्ब के पहले ही सब्जेक्ट हो गया और वर्ब के बाद में ए लेटर, वो क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। समझ गए? यानी कि इसमें ए लेटर तो हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है, ए लेटर तो ऑब्जेक्ट हो गया और इसके पहले ही है वो सब्जेक्ट हो गया। यही तो मैंने सिखाया कि सब्जेक्ट हमेशा वर्ब के पहले आता है, ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद में आता है। बस ये दो चीज़ थी, एग्जाम्पल साथ में ले लिया अपन ने। ठीक है, ओके, ये ए लेटर है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। ये वो वर्ब्स है जो मैंने अभी कहा ना कि सबके साथ में बाय आएगा, बाय सबके साथ में आएगा, लेकिन ये कुछ ऐसी वर्ब है जिनके साथ में बाय नहीं आएगा। ये आपको अलग से याद करना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सीधा क्वेश्चन है और ये मैंने टॉप लेवल के ले लिए, इसके बाहर कुछ भी नहीं है अभी तक। तो इनको अच्छे से पढ़ लेना बस। मैंने ये तो ऐसा सी CGL तक की इंग्लिश ले ली, इसके अंदर इंक्लूड है, कंप्लीट है, लेकिन अभी जितना भी ये RS सिविल सर्विसेज, इनमें तो इनसे बाहर जा ही नहीं सकता क्योंकि उसमें नॉर्मल ही जाती है, लेकिन बिल्कुल डीप भी जाओगे तो इनसे बाहर नहीं जाना। कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं, हेडिंग क्या लगाएंगे आप? नोट लिख के, कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके बाद में फिक्स्ड प्रीपोजिशन आते हैं, मतलब बाय नहीं आता। ठीक है, अभी बताऊंगा एग्जाम्पल के साथ में। जैसे कि नॉन टू, जाना हुआ, हालांकि मैंने हिंदी मीडियम के हिसाब से हिंदी भी लिख दी, इंग्लिश दोनों साथ में इजी रहेगा और इंग्लिश मीडियम वालों को भी पता रहेगा कि किस स्पेलिंग का क्या मीनिंग होता है। तो जब भी आपको नॉन आ जाए सेंटेंस में, अगर नॉन दिख जाए तो उस सेंटेंस में बाय नहीं आएगा, नॉन के बाद में टू आएगा। जैसे कि नॉन, अब लिखा था ना ए लेटर रिटन बाय रमेश, बाय रमेश लिखा था, अगर उसी सेंटेंस में नॉन होता तो नॉन टू रमेश होता। समझ गए? यानी कि बाय रमेश नहीं होता। सरप्राइज 8, मतलब कहते हैं ना सरप्राइज देना, आश्चर्यचकित हो जाना, भौचक्का बोल सकते हो। अमेज्ड एट यानी हैरान, हैरान कर देना। एस्टोनिश्ड एट यानी विस्मित या दंग रह जाना, इज लाइक उस जैसा ही है। स्टार्टल्ड एट, चौंका हुआ। वेक्स्ड एट, परेशान। हालांकि हिंदी याद करने की जरूरत नहीं है, आपको तो ये देखना है कि डिसअपॉइंटेड क्या लेगा, डिसअपॉइंटेड 8 लेगा, बाय नहीं आएगा। मैंने लगातार पहले 8, यहाँ तक 8 वाले लिखे हैं, ये एक तो 2 है खैर, बाकी 8 वाले हैं। नॉन तो 2 लेगा, उसके बाद में सरप्राइज 8 लेगा, 1, अमेज्ड 8, एस्टोनिश्ड 8, स्टार्टल्ड 8, वेक्स्ड 8 और डिसअपॉइंटेड 8, बस ये 8 लेंगे। अब कौन इन लेगा? कंटेन इन, ठीक है, इनगल्फ्ड इन, एम्बॉडीड इन, टायर्ड ऑफ, यहाँ तक इन लेंगे, ठीक है। फिर ऑफ कौन है? टायर्ड ऑफ, सेटिस्फाइड विथ, ऑफ का तो एक ही है, फिर हो जाता है शुरू विथ से। सेटिस्फाइड विथ, क्रैम्ड विथ, डेकोरेटेड विथ, फिल्ड विथ, ऑर्नामेंटेड विथ, थ्रॉन्ड विथ, प्लीज्ड विथ, इम्प्रेस्ड विथ। ये वो चीज़ें हैं जिसके साथ में बाय नहीं लगता, विथ, एट, इन, फोर, सॉरी ऑफ या टू, ये लगता है। अलग से रट लेना, बिल्कुल प्रैक्टिस करोगे तो शायद 20-25 होगी, इजीली याद हो जाएगी, ठीक है। ये चीज़ थी। अब एक मैंने 2 पॉइंट बना की बातें लिखी है बहुत गजब की, ये हैं एनोइड जब भी सेंटेंस में आ जाए, एनोइड के साथ में हमेशा 8 का प्रयोग होता है। बड़े ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। 8 का प्रयोग होता है एनोइड के साथ में, 88। कब? जब सेंटेंस में समथिंग का प्रयोग हो। अभी एग्जांपल लूँगा इसका, अगर एनोइड के साथ में 8 का प्रयोग हो, अगर सेंटेंस में समथिंग हो, समथिंग मतलब कुछ। एनोइड के साथ में विथ का प्रयोग भी हो सकता है जब सेंटेंस में समवन यानी किसी पर्सन का नाम हो, ह्यूमन बींग्स हो,
कोई जीवित प्राणी हो। समथिंग का मतलब समथिंग, फिक्स नहीं, लेकिन यहाँ सम वन यानी कोई पर्सन का नाम हो तब यहाँ पर अपन विथ लग देंगे। इसका मतलब ये है कि अनॉइड एक ऐसा है जो दो प्रीपोजिशन लेता है। अनॉइड एट भी सही है, अनॉइड विथ भी सही, लेकिन कब? जब समवन हो तब तो अनॉइड विथ, और समथिंग हो जब अनॉइड एट। ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पेज है, अच्छे से आपने नोटिस को करना है। एग्जाम्पल लूँगा अभी, ये लिए जैसे द फायर इनगल्फ्ड द बिल्डिंग। अब देखो ये इनगल्फ्ड ये रहा, कहाँ गया? अभी मैंने आपको लिखवाया था इसके अंदर, ये रहा इनगल्फ्ड इन, बस ये सिखाना चाह रहा हूँ, बड़े ध्यान से समझना। अब इसकी पैसिव यूज कैसे बनेगी, आपको दिमाग में तुरंत माइंड क्लिक कर जाएगा कि यस इनगल्फ्ड है। इसका मतलब ये है द फायर इनगल्फ्ड द बिल्डिंग। अब इसको क्या करना है कि द बिल्डिंग वॉज इनगल्फ्ड इन लगाया अपन, देखो ये रहा इन लगाया अपन ने, यहाँ पर बाय नहीं लगाया। यहाँ बाय आना चाहिए एक्चुअल में पैसिव यूज में तो, लेकिन अभी अपन ने क्या लिखा? इन लगाया। समझ गए? सेंटेंस कैसे बना उस पर नहीं जाना, क्योंकि वो तो अभी रूल पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि मैंने द बिल्डिंग पहले क्यों लिखा और वॉज क्यों लगाया, वो तो बाद की बात है। अभी इतना सा सीखना है कि इनगल्फ्ड जिसमें लग जाता है बाय नहीं आता, इन आ जाएगा। फिर दिस बॉक्स कंटेन्स 10 सिगार्स, यहाँ पर आपने कंटेंट्स देख लिया, ठीक है, तो कंटेंट क्या लेता है? इन लेता है, ये रहा बिल्कुल, अभी अपन ने देखा था ये रहा कंटेंट इन, समझ में आ गई। ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस एक्टिवाइज में इन वर्ब्स में से आ जाता है तो उनके साथ में कभी भी बाय नहीं लगाना। समझ आ गई? बाय कौन सा बाय, वापस समझ लो। जैसे यहाँ पर अपने लिखा था रमेश के साथ में बाय लिखा था ना, बाय रमेश, क्योंकि इसमें इनसे रिलेटेड कोई वर्ब नहीं थी इसलिए अपने बाय लिख दिया। अगर इनमें से कुछ होता तो अपन बाय नहीं लगाते। समझ में आ रही है ना? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। आई नो नेहा, तो नेहा इज नॉन टू, देख लो यहाँ पर बाय नहीं लगाया मैंने, नॉन के साथ में टू लगेगा, सबसे पहले बताया था ना, बस नॉन के साथ में टू लगेगा। ऐसे ही आई एम एक्सट्रीमली अनॉयड, ये रहा, ये एग्जाम्पल लास्ट वाला कौन सा, ये जो मैंने 2 पॉइंट लिखे हैं इनकी बातें ध्यान से समझना, अनॉयड वाली। आई एम एक्सट्रीमली अनॉयड, अब मैंने यहाँ एग्जाम देखो, ये सीधा सीजीएल ने पूछा क्या क्वेश्चन था, आई एम एक्सट्रीमली अनॉयड बाय द मिसमैनेजमेंट, अनॉयड के साथ में बाय आ गया, ठीक है, तो ये गलत है, काटा हुआ का मतलब यहाँ मैंने गलत है, इसका मैं ठीक नीचे कर रहा हूँ। आई एम एक्सट्रीमली अनॉयड 8, अब देखो यहाँ समझो 8 क्यों आया, कि अगर अनॉयड के साथ में 8 आएगा कब, जब कोई समथिंग का प्रयोग हो जिसमें उल्लेख हो। क्या आई एम एक्चुअली अनॉयड बाय मिसमैनेजमेंट, मतलब इस जो मिसमैनेजमेंट जो है इससे मैं मतलब क्या बोलते हैं वो अनॉयड का मतलब संतुष्ट एक तरीके से नहीं हूँ, तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ अपन समथिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि समवन की बात नहीं कर रहे, मतलब किसी पर्सन की बात नहीं कर रहे, तो अनॉयड 8 लेगा। हो सकता है अगर किसी का नाम आता कि मैं रमेश से या फिर राम से, उनसे मैं एक्सट्रीमली अनॉयड हूँ, तो वहाँ पर अनॉयड विथ आ जाता, समवन का मतलब अगर किसी का नाम हो तब, ठीक है, तो ये बात थी, यानी कि अनॉयड का मतलब क्या हो गया, नाराज होना, परेशान होना या फिर संतुष्ट नहीं होना, बात वही है। तो अगर यहाँ पर किसी का नाम हो जाता तो विथ आ जाता। बहुत ईजी इंटरेस्टिंग बात है, बहुत नॉलेजेबल बात है। अब अपन शुरुआत करते हैं कुछ, देखो मैंने आपको फिर सुन लो, यहाँ पर कोई सा भी सेंटेंस बताया नहीं, बना कैसे, नहीं बताया ना कि द बिल्डिंग पहले क्यों आया, वर्ड्स क्यों, अभी क्यों बताऊँ, क्योंकि जब रूल ही नहीं पढ़ाई तो अभी आपको ऐसा कैसा उतारना है, और फिर रूल बताऊंगा फिर वापस आऊँगा, 1 सेकंड में काम हो जाएगा, ठीक है। अब अपन कुछ बातें करेंगे। एक तो ये है जिसमें अपन को प्रोनाउन चेंज होता है कि सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में अगर ये आपको दिखेगा तो पैसिव वॉइस में इन में बदलना है। फिर सुन लो, एक्टिव वॉइस में आपको ये दिखेगा तो पैसिव वॉइस में इन में बदलना है। सब्जेक्ट आपको आई नजर आएगा तो आपको आई को चेंज करना है मी में, यू को चेंज करना है यू को यू में, वी को अस में, दे को देम में, ही को हिम, शी को हर, इट को इट, यानी कि आई मी यू यू, जैसे कि एक्टिव पैसिव जो डायरेक्ट पढ़ेंगे अपन नरेशंस तब भी यही वापस काम आएगा, वैसे ही है। आई को मी में, वी को अस में, दे को देम में, इट को इट में, शी को हर में, ही को हिम में, मतलब घूम फिर के ये बहुत इजी है, इजीली आपको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलना है, बस ये तो याद होना ही चाहिए। ओके, ये अभी आगे यूज़ होगा, पहले समझ लेना इसको, फिर अपन बात करते हैं इसकी नेक्स्ट। इसकी ये वो चीज़ है जो मैंने आपको पहले ही पढ़ा दी, लेकिन आज नॉर्मल इसकी एक झलक देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज भी काम आएगा। टेंस बिना तो कुछ है ही नहीं, मैं कह रहा हूँ रोज ही। ये पूरे टेंस, प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4, फ्यूचर के 4, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है, ये पूरे 12 हो गए। अब इनकी हेल्पिंग वर्ब्स मैच कर सकते हो, जैसे मैं मेरे को जुबान पर याद है वैसे याद होनी चाहिए। डू, डज, इज, एम, आर, हैज़ बीन, हैव बीन, डिड, वॉज, वर, हैड बीन, शैल विल, शैल बी, विल बी, शैल हैव बीन, विल हैव बीन, पूरी की पूरी ये एज इट इज रटने बिना तो काम चल ही नहीं सकता।
फिर बात करेंगे इनके वर्ब्स की, तो बहुत ईजी मैंने बताया था कि पहला टेंस है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें काम आनी है वापस। हालांकि पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो उसमें तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिक्स है, वर्ब की थर्ड फॉर्म फिक्स है, लेकिन एक्टिव वॉइस पहचान निकलने के लिए अपन को काम आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ इसका, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी इसमें, जो भी फर्स्ट है। बस ये एक्सेप्शन था, मैंने कहा था कि ये पास्ट सिंपल एक ऐसा है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, बाकी सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। बहुत ईजी है, ये भी एक बार देख लेंगे अपन। कौन सा V1 प्लस ING आएगा, बता रखा है ना, 2 नंबर और 4 नंबर, 2 नंबर और 4 नंबर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। ये सारी बातें काम आज वापस आने वाली है, एक झलक इसकी भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब शुरुआत होती है अपनी एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के रूल्स की, नियमों की। पहली बात है, और मैंने इसको बड़े ही शानदार तरीके से फॉर्मेट बदल के किया है। कैसे कि सबसे पहले अपन ये ले रहे हैं कि टेंस 3 होते हैं, इसमें पूरे 12 के 12 टेंस जो है ना, हर किसी के 4-4 पार्ट, हर सब के एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस नहीं बनते, ये भी ध्यान रखना। फिर सुन लो, मतलब पैसिव वॉइस जब अपन बनाएंगे तो सभी के टेंस, सब टेंसों के पैसिव वॉइस नहीं बनेंगे। जैसे इंडेफिनिट है तो पहले इंडेफिनिट लेंगे अपन, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट या सिंपल फ्यूचर। सिंपल का मतलब इंडेफिनिट है, ये आप इसको ये भी बोल सकते हो, कोई डाउट वाली बात नहीं है। इसका मतलब है इंडेफिनिट, ठीक है, इंडेफिनिट। तो चिंता मत करना, एक ही बात है वो मैंने पहले बता रखी है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, तीनों, बस तीनों टेंस के अपन को पहले इंडेफिनिट के रूल पढ़ लेते हैं, फिर अपन कॉन्टिन्यूस का पढ़ लेंगे, फिर परफेक्ट का पढ़ लेंगे। बस परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की पैसिव वॉइस नहीं बनेगी। बस अब क्या करना है, बड़े ही ध्यान से सुनना है कि एग्जाम के अंदर एक्टिव वॉइस आएगा, ठीक है, सेंटेंस आएगा, उसका पैसिव वॉइस जब आपको बनाना है तो कैसे बनेगा। एक्टिव वॉइस में लिखा रहेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका मतलब दिमाग क्लिक कर लेना कि ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। यस, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को चेंज करना है पैसिव बनाने टाइम, तो वो करना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस वाली हेल्पिंग वर्ब में, यानी कि ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी इज, एम, आर, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय और सब्जेक्ट। मैं अब वापस चलता हूं उसमें, ये बात समझाऊंगा मैं आपको रमेश वाले एग्जांपल में, अब वो डाउट क्लियर होगा। ये देखो यहाँ अपन ने क्या लिखा, बहुत इजी बात समझना, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, अब समझ में आएगी सारी बात। इसलिए मैंने कहा ना अभी 1 मिनट के लिए आप रुक जाइए, आगे वापस आऊँगा। रमेश राइट्स ए लेटर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पर देख लो पहले राइट, उसमें एस लगा, इसका मतलब कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। और प्रेजेंट सिंपल टेंस को किस में चेंज करेंगे, इज, एम, आर में। तो देखो ए लेटर, अब ए लेटर क्या है, सिंगुलर है, एक वचन है, तो यहाँ पर क्या आएगा, इज, ए लेटर इज, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन बाय रमेश। बिल्कुल ये चीज़ मैंने कहाँ लिखी है, ये देखो यहाँ लिखी है, यहाँ देखो ये रही सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और लिख सकते हो आप एस या एस भी साथ में हो सकता है, जैसा अभी रमेश वाले एग्जांपल में था, प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखो ऑब्जेक्ट पहले लिखना है, मतलब रमेश को पहले लिखा, फिर ए लेटर को पहले लिखा, ए लेटर ऑब्जेक्ट था ना, तो ए लेटर ऑब्जेक्ट को पहले लिखा, फिर इज, एम, आर में से ए लेटर के साथ में इज आएगा क्योंकि ए लेटर सिंगुलर था। फिर अपने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई कि नहीं लगाई, क्योंकि राइट, रोट, रिटर्न, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई रिटर्न, फिर अपन ने बाय लगाया और फिर सब्जेक्ट लगाया नहीं लगाया, सब्जेक्ट कौन, रमेश। इजी है ना, यानी कि ये मैं कहना चाह रहा हूँ, ये रूल अगर याद होंगे तब एक्टिव से पैसिव बना पाओगे। ऐसे ही सिंपल पास्ट के अंदर क्या होगा कि सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म रहेगी और ऑब्जेक्ट रहेगा सेंटेंस में, ठीक है। उसका पैसिव बनेगा ऑब्जेक्ट पहले, वॉज वर विथ री बाय सब्जेक्ट। एग्जाम्पल ले लेता हूँ, चलो ये रहा, जैसे कि वॉज वर का पहले लेता हूँ मैं, फिर वो बाद ये रहा रमेश कुकड, ये रहा, ये रागिनी कुकड ब्रेकफास्ट। आ जाओ इधर, सब्जेक्ट रागिनी, वर्ब की सेकंड फॉर्म कुकड, कुकड, बिल्कुल कुकड सेकंड फॉर्म। उसके बाद में ऑब्जेक्ट, कौन है ऑब्जेक्ट, ब्रेकफास्ट, रागिनी कुकड ब्रेकफास्ट। यानी कि ये हमने तुरंत माइंड क्लिक कर गया, अरे यार ये तो कौन सा है, बोले ये तो पास्ट सिंपल है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। बस ये कहना चाह रहा हूँ, तुरंत आपका दिमाग क्लिक कर गया, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस एक ऐसा टेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है और किसी में सेकंड फॉर्म नहीं आती। तो तुरंत माइंड क्लिक कर गया, रागिनी कुकड ब्रेकफास्ट, यानी पास्ट सिंपल है। पास्ट सिंपल क्या मतलब, पास्ट इंडेफिनिट है, और पास्ट इंडेफिनिट को चेंज किस में करेंगे, वॉज वर्ब में, यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूस में। तो द ब्रेकफास्ट वॉज, देखो यहाँ पर आओ कि ऑब्जेक्ट को पहले लिखना है, बिल्कुल ऑब्जेक्ट कौन है, द ब्रेकफास्ट है। वॉज वर्ब में से लगेगा क्योंकि ये पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज होगा,
ठीक है। और वोजवर का मतलब क्या हो गया, अब वो जाएगा वर आएगा, ये बताओ आप। अब रागिनी क्या थी, रागिनी सिंगुलर थी, तो सिंगुलर के साथ में वो जाएगा वर आएगा, वो जाएगा। तो रागिनी वॉज वर्ब की थर्ड फॉर्म, देखो ये थर्ड फॉर्म, ये कुक्ड, 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 तीनों फॉर्म सेम होती है, सेकंड और थर्ड, सॉरी। तो रागिनी सॉरी द ब्रेकफास्ट, ठीक है, द ब्रेकफास्ट ऑब्जेक्ट हो गया, पहले आ जाएगा। रागिनी सिंगुलर के वॉज आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। और बाय, बाय ये रहा बाय, और फिर उसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट है रागिनी। सिंपल, मतलब बहुत इजी है। अगर ये फॉर्मूला याद कर लेते हो तो बहुत इजी है। पहले सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पैसिव जो बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट पहले, फिर वॉज या वर्ब में से जो भी आपको सुटेबल होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है उस अकॉर्डिंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय और सब्जेक्ट। सिंपल। बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट की। ये इंडेफिनिट है, सिंपल का मतलब इंडेफिनिट है। फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करें अपन, कैसे पहचानोगे एग्जाम के अंदर, तो आपको पहले सब्जेक्ट दिखेगा, उसके बाद में शैल या विल दिखेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखेगी, ऑब्जेक्ट दिखेगा। बहुत ईजी है ना। तो कैसे बनाओगे, पहले ऑब्जेक्ट को पहले रखोगे, ये रहा ऑब्जेक्ट पहले, उसके बाद में शैल या विल उसको रखना है, फिर बी लग जाएगा इसके अंदर। बहुत बड़ी चीज़ है, इसके अंदर लगेगा बी, बी जोड़ना है खुद से बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय और सब्जेक्ट। कहने का मतलब ये है, मैंने तीनों टेंस पढ़ा दिए। इसको मैं अगर मेरी लैंग्वेज में लिखूँ शॉर्ट ट्रिक में, वो ट्रिक बड़ी मज़ेदार है, उसको ध्यान से समझना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट को चेंज करना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, देख सकते हो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ऑब्जेक्ट इज एम आर में चेंज किया। समझ में आ गई। मतलब इसको मैं दूसरी लैंग्वेज में लिख सकता हूँ ट्रिक बना के। दूसरा, पास्ट सिंपल को पास्ट इंडेफिनिट बोल दो, चाहे सिंपल बोल दो, पास्ट इंडेफिनिट को चेंज करना है पास्ट कॉन्टिन्यूस में। कितना ईजी है। प्रेजेंट इंडेफिनिट को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट कॉन्टिन्यूस में। सिंपल वही, उसी के दो नंबर में। मतलब टेंस के नंबरिंग बताई थी मैंने, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऐसे ही फ्यूचर के भी 1 2 3 4। तो 1 को यानी कि एक नंबर को उसी के दो नंबर में, एक नंबर को उसी के दो नंबर में, ऐसे ही फ्यूचर है एक नंबर को उसी के दो नंबर में। अब इजी हो जाएगा क्योंकि आपको हेल्पिंग को तो याद है ही, टू डज इज एम आर हैजे वाली, बस वही सेम है। एक नंबर को उसी के दो नंबर में, एक नंबर को उसी के दो नंबर में, एक नंबर उसी के दो नंबर में। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ईजी है। अगर मेरी अकॉर्डिंग पढ़ते हो, मुश्किल चीज़ों को बना दिया जाता है, मुश्किल होती नहीं है। बात आती है मॉडल की। मॉडल होते हैं 13, वो भी मैं लिख दिया। हालांकि मेनली जो अपने मॉडल काम में आएंगे वो ये आएंगे, मस्ट, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट और नीड नॉट। ये जब भी मॉडल दिख जाए तो उसका मतलब वो मॉडल है। इनमें से कुछ भी दिख जाए तो मतलब वो आपका मॉडल है। तो सब्जेक्ट उसके बाद में तुरंत मॉडल होगा, जैसे मस्ट हो गया, कैन हो गया। हालांकि ये जो शैल और विल है ना, ये तो वैसे फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब भी होती है, तो इनको तो अपन ना भी देखो तो भी चल जाएगा क्योंकि इनको अपन फ्यूचर में पढ़ लेंगे। फिर सुन लो, शैल और विल को अपन फ्यूचर में पढ़ लेंगे, इस रूल में पढ़ लेंगे। इस रूल में पढ़ने की वजह से आप इसको स्किप कर सकते हो 1 मिनट के लिए। अब मॉडल का मतलब ये हो गया, मस्ट दिख जाए, कैन दिख जाए, कुड दिख जाए, शुड दिख जाए, वुड दिख जाए, मे दिख जाए, माइट और नीड नॉट, ये अगर दिख जाए तो मॉडल है। और मॉडल के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और ऑब्जेक्ट। कितना ईजी है। तो क्या बन जाएगा, हमेशा ऑब्जेक्ट पहले आएगा, तुरंत बाद में मॉडल आएगा, बस बी लग जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय और सब्जेक्ट। एक बार फिर बता दूं, यहाँ जो बी लगा ना, ये बी क्या है, ये शैल, देखो फ्यूचर सिंपल यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, शैल और विल। उसको चेंज करना है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, शैल बी, विल बी। याद है ना, इसलिए वो बी आ गया, वो वर्ब के अकॉर्डिंग आता है, हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग आता है। लेकिन मॉडल में फिक्स है, मॉडल तो कोई सा भी हो इनमें से हमेशा बी आएगा, ये फॉर्मूला रहेगा। मॉडल के बाद में तुरंत बी आएगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो खैर है ये पैसिव वॉइस में। ये चार्ट आपको याद हो गया होगा, ये मेरी गारंटी है। इसको अच्छे से उतारना है एज इट इज, ठीक है। ओके, क्या पढ़ा मैंने अभी तक? अभी तक अपने तीन टेंस पढ़ लिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। तीनों से बनने वाले एक्टिव से पैसिव देख लेते हैं। ये रूल पढ़ लिया था, जैसे यार नेहा वॉशेज द क्लोथ इन द मॉर्निंग, यहाँ पर वॉशेज है, तुरंत माइंड क्लिक कर गया, यार ये तो प्रेजेंट सिंपल है। कैसे? क्योंकि एस एस लग रहा है ना, वॉश के बाद में एस एस लग गया, मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस है, दुनिया का एकमात्र टेंस जिसके साथ में एस एस लगता है। और प्रेजेंट सिंपल को चेंज किस में करना है बताओ? प्रेजेंट कंटिन्यूस में, यानी कि वॉज वर में। तो वापस इन द मॉर्निंग, तो देखो ये जो मैंने कहा था ना वहाँ पर, देखो ये चीज़ लिखवाई थी, देखो वापस आओ, मैंने कहा था आप आगे बता दूंगा, ये रहा एडवर्बियल, यदि हो तो वैसे का वैसा उतारना है।
बिल्कुल सही कहा था, ये रहा यहाँ पर आ गया, देखो ये रहा, नेहा वॉशेज द क्लोथ्स इन द मॉर्निंग। अब ये इन द मॉर्निंग एक तरीके से एडवर्बियल है, ठीक है, इसको एक साइड में कर दो, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, द क्लोथ्स ऑब्जेक्ट। द क्लोथ्स को पहले लाओ क्योंकि पैसिव वॉइस का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, द क्लोथ्स। अब यहाँ पर द क्लोथ्स हो गया, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, इज, एम या आर, तीन में से आएगा। ये रहा चार्ट, देखो ये चार्ट रहा कि या तो इज आएगा या आर आएगा, सॉरी एम आएगा आर आएगा। अब आपको ही पता ही है, एम तो आई के साथ में आता है। एम कब आता है, जब आई सब्जेक्ट हो। इज कब आता है, जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो। आर कब आता है, जब प्लूरल सब्जेक्ट हो। यहाँ बताओ ये क्लोथ्स क्या है, प्लूरल है भाई, कपड़े, कपड़ा नहीं कपड़े, इसलिए आ रहा। समझ में आ गई। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया ना, द क्लोथ्स। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लगाइए, हेल्पिंग वर्ब लगा दी, आर आएगी क्योंकि क्लोथ्स प्लूरल है, बहुवचन है। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाइए, लगा दिया वॉश का, वॉश्ड आएगा, वॉश, वॉश्ड, वॉश्ड, धोना, धोया, धो चुका, कपड़े धोना, ठीक है। तो यहाँ पर वॉश्ड आ गया। उसके बाद में बाय लगाओ, उसके बाद में सब्जेक्ट लगा दीजिए, ठीक है। और उसके बाद में एज इट इज जो भी एडवर्बियल बच गया, इन द मॉर्निंग, वो उतार दो, सेम, बस। तो प्रेजेंट सिंपल का मतलब समझ लिया अपन ने, पास्ट सिंपल को पढ़ लिया। इसका मतलब ये हुआ कि ये टेबल पढ़ ली, ये पढ़ ली। बात आती है इसकी, पढ़ लेते हैं। येरा साहब, आई विल नॉट टॉलरेट दिस नॉनसेंस, है ना, यानी कि मैं इस बदतमीजी को अब सहन नहीं करूंगा। तो आई विल नॉट टॉलरेट दिस नॉनसेंस, इसका मतलब क्या हो, ये विल देखिए आपको तुरंत माइंड क्लिक कर गया, तो फ्यूचर सिंपल है, क्योंकि शैल या विल तो फ्यूचर सिंपल में लगता है। तो इसका मतलब वो चेंज होगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में, यानी कि विल बी, शैल बी, बिल्कुल। अब इसमें सुनो, दिस नॉनसेंस क्या है, ऑब्जेक्ट, आई क्या है, सब्जेक्ट, विल क्या है, वर्ब, ठीक है। नॉट टॉलरेट एक साथ आ जाएगा। तो दिस नॉनसेंस, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए, ये रहा साहब, हेल्पिंग वर्ब लगाइए। दिस नॉनसेंस के सिंगुलर ही है, एक तरीके से विल लग सकता है, वैसे भी विल तो सबके साथ लग सकता है। अच्छा, विल और शैल में एक झमेला है कि विल आप कहीं पर भी लगा देना गलत नहीं होगा, लेकिन ज़्यादा बेटर है कि अगर आई और वी के साथ में शैल लगा दिया जाए तो ठीक है, वरना अगर विल भी लगा दोगे तो विल तो ऑलराउंडर है, गलत नहीं माना जाता। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देख लेना आप, अगर विल भी है तो गलत नहीं है, ठीक है। विल शैल में थोड़ा सा ही रहता है। तो दिस नॉनसेंस विल नॉट बी, देखो ये रहा बी। टॉलरेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हमेशा पैसिव वॉइस में तो वर्ड की थर्ड फॉर्म आती है, टॉलरेटेड, टॉलरेट, टॉलरेटेड, टॉलरेटेड बाय मी। अब सुनो यहाँ पर, यहाँ क्या है, मी, आई का मी, देखो ये रहा, मैंने आपको पढ़ा दिया था, आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी आएगी, बिल्कुल मी आएगी, ये रहा मी, क्योंकि यहाँ लास्ट में हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। तो क्योंकि सब्जेक्ट को यहाँ बना दिया, तो ये जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन चुका। अब यहाँ लास्ट में हमेशा ऑब्जेक्ट आएगा, ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट। आई जो खुद था वो मी में कन्वर्ट होगा। फिर सुन लो, लास्ट में, फिर सुन लो, लिख देता हूँ साइड में, लास्ट में हमेशा ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव केस आएगा। मतलब किसी भी चीज़ को अगर इनमें से दिख जाए, आपको इनमें से अगर दिख गया, हमेशा चाहे आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, तो हमेशा ऑब्जेक्ट की जगह इनको लिखना है। ध्यान रखना, पैसिव वॉइस में ये पैसिव वॉइस की जगह लिखा जाएगा। ये जो चीज़ है ना, ये एक्टिव वॉइस की जगह लिखी जाएगी, समझ गए। ये जो चीज़ है ना, ये वाली, ये आपकी एक्टिव वॉइस की जगह लिखी जाएगी। ये एक्टिव वॉइस में आएगा। पैसिव वॉइस में इनको इनकी जगह लिखना है, समझ में आ गई। ये हैं तो पैसिव वॉइस में इनको लिखना है, न कि उनको। जैसे कि आई था, ये देखो आई था, आई की जगह आई लिखा तो नहीं, क्योंकि लास्ट में हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, मी। बस ये चीज़ आपको दिमाग में फिट करनी है, बड़े जोर दे के पढ़ना है, ठीक है, ओके। फिर अपन आते हैं, कुछ एग्जाम्पल और लिए मैंने इन्हीं के, इनके, इन तीनों के, ठीक है। जैसे कि ये, ही स्पीक्स ए फ्यू वर्ड्स ऑन द स्टेज, मतलब वह स्टेज के ऊपर कुछ शब्द बोलता है। दिमाग क्लिक कर गया, क्या स्पीक्स, स्पीक्स का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि जिस टेंस में एस एस लग जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, बिल्कुल। तो इसके अंदर देखो, ये ए फ्यू वर्ड्स ऑन द स्टेज, ये ऑन द स्टेज क्या हो गया, ये एडवर्बियल क्या काम कर रहा है, लास्ट में छोड़ दो इसको। ये साइड, जैसे कि मॉर्निंग में, सुबह किसी जगह पर, वो अलग चीज़ होती है, उनको एज इट इज उतारा जाता है, ठीक है। बात है, ही क्या है, सब्जेक्ट, स्पीक्स क्या है, वर्ब,
ए फ्यू वर्ड्स पूरा एक साथ, ए फ्यू वर्ड्स। अब यहाँ पर खूब सारे स्टूडेंट ऐसा करेंगे, जो गलती करेंगे वही सोचेंगे वर्ड्स को पहले लेते हैं। वर्ड्स का कोई अस्तित्व ही नहीं है। ए फ्यू वर्ड्स एक साथ है, कुछ शब्द, ए फ्यू वर्ड्स ये एक साथ ही लिखा जाएगा, न कि वर्ड्स। वर्ड्स का मतलब क्या, शब्द, लेकिन ए फ्यू वर्ड्स वो एक ही साथ है। ए फ्यू वर्ड्स ऐसा मान लीजिए चिपका हुआ है, तो ये ऑब्जेक्ट है। ए फ्यू वर्ड्स क्या ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, ए फ्यू वर्ड्स, ठीक है। अब यहाँ पर स्पीक्स है, स्पीक्स का मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस है। प्रेजेंट सिंपल टेंस को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में बदलना है, यानी कि इज, एम या आर में बदलना है। लेकिन हमें पता है ए फ्यू वर्ड्स, कुछ शब्द, लेकिन वर्ड्स यानी कि ए फ्यू वर्ड्स मतलब शब्दों का कुछ बात कर रहा है। इसका मतलब कुछ शब्द का मतलब एक से तो ज़्यादा है, एक से तो ज़्यादा है। वर्ड होता तब सिंगुलर मानते, ए फ्यू वर्ड्स का मतलब कुछ शब्द, हो सकता है 4 हो, 5 हो, 8 हो, 10 हो, 6 हो, मतलब प्लूरल है। और प्लूरल का मतलब बहुवचन, इसलिए आर लग गया। तो ए फ्यू वर्ड्स आर, समझ में आ गई। अब स्पीक, भाई उसमें वर्ब क्या, स्पीक। स्पीक की थर्ड फॉर्म क्या होगी, स्पीक, स्पोकन, स्पोकन। तो स्पोकन थर्ड फॉर्म होगी, स्पीक, स्पोकन इसकी थर्ड फॉर्म होती है, ठीक है। तो ए फ्यू वर्ड्स स्पोकन, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है हमेशा बाय। और यहाँ पर मैंने क्या लिखा, हिम। हिम क्यों लिखा, मैंने फिर बताई थी एक बात, अगर आपको इनमें से कुछ भी दिख जाए तो उसको छोड़ना नहीं है इसमें बदले बिना, उसको छोड़ना नहीं है इसमें बदले बिना। 2 बार बोल दिया मैंने इस चीज़ को, ठीक है। यानी कि गलती होगी यहाँ पर, इसलिए बता रहा हूँ, ही का हिम लिख दिया अपन ने, क्योंकि लास्ट में ऑब्जेक्टिव कैसा आएगा, जैसे कि यहाँ पर अपन ने आई का मी लिखा था, वैसे ही का हिम लिख दिया है। बाकी एज इट इज ऑन द स्टेज को ऑन द स्टेज अपनी जगह। समझ में आ गई ना, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इजी है अगर ध्यान से समझोगे तो। यू मस्ट राइट ए लेटर, ये क्या है, मॉडल। मैंने वही तो कहा ना कि मॉडल अगर दिख जाए तो सब्जेक्ट, उसके बाद मॉडल दिखेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखेगी, ऑब्जेक्ट दिखेगा। तो ऑब्जेक्ट पहले लिखना है, मॉडल लिखना है, बी लिखना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है, बाय सब्जेक्ट लिखना है, बिल्कुल सही है। मस्ट मॉडल है, ए लेटर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, ए लेटर, फिर वापस मॉडल, मस्ट। मस्ट का मस्ट, अच्छा मॉडल की एक फायदा और है, मॉडल जो मस्ट है तो मस्ट रहेगा, कैन है तो कैन रहेगा, और टू, नीड नॉट, जो भी रहेंगे वो ही रहेगा, बस उनमें तो क्या जुड़ जाएगा, बी लग जाएगा। फिर सुन लो, मॉडल जब भी दिख जाए उस सेंटेंस में बी लगाना है, बी, इसको गलती मत कर देना, मॉडल जब भी दिख जाए बी लगाना है। तो लेटर मस्ट बी, राइट की थर्ड फॉर्म रिटन, ए लेटर मस्ट बी रिटन बाय यू। यू का यू कैसे है, यू का यू, ये रहा ऑब्जेक्टिव केस, देखो यू को यू में ही बदलना है वरना चेंज कर देते, ठीक है। तो ए लेटर मस्ट बी रिटन बाय यू। फिर है शी मे, तुरंत माइंड क्लिक करिए, अरे मैं तो मॉडल होता है, बिल्कुल ठीक है। शी मे परचेज सम बुक्स, तो सम बुक्स क्या है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया। सम बुक्स मे का में बी लग गया, क्योंकि मॉडल के साथ बी लगेगा। परचेज की थर्ड फॉर्म परचेज्ड बाय हर, हर क्यों, क्योंकि शी है। मैंने कहा यहाँ पर शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या आएगा, ये रहा शी का हर। मतलब बहुत इजी है अगर बड़े ध्यान से एक एक चीज़ को समझोगे तो, है ना इंटरेस्टिंग, और बहुत इजी। कितना बड़ा टॉपिक है कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर, 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर, ठीक है। 10 से भी 5 से 7 क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट इंडेक्स से भी 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। ये वो टॉप लेवल के 3 टॉपिक है, टेंस, एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इंडेक्स, नरेशन जिन्हें बोलते हैं अपन। इनको अगर जस्ट ढंग से कर लिया तो इंग्लिश में मोस्टली 50% या 40% सिलेबस कवर हो जाता है। बाकी सब 2-2 नंबर के, ये 3 बड़े मेजर टॉपिक हैं। फिर देखो, अपने बात की थी अभी तक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, मतलब तीनों इंडेफिनिट को सल्टा दिए अपन ने। अब अपन सल्टाते हैं कॉन्टिन्यूस टेंस को, ठीक है। उससे बनने वाला एक्टिव पैसिव, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और पास्ट कॉन्टिन्यूस। इनसे कौन से एक्टिव पैसिव बनेंगे, तो देखो कैसे पहचानोगे। अच्छा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का कुछ भी नहीं बनेगा, क्योंकि फ्यूचर में क्या होगा, विल बी, शैल बी, उसका कोई मॉडल, कोई एक पैसिव नहीं बनता। फिर सुन लो, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का पैसिव नहीं बनेगा, समझ में आ गई, ओके। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की पहचान क्या होती है, सेंटेंस में आपको इज, एम, आर दिख जाएगा, ये रहा सेंटेंस में आपको इज, एम, आर दिख जाएगा, ठीक है। तो पैसिव बदलते टाइम किस में बदलोगे, इज, एम, आर। अच्छा, इसमें एक फायदा और है, इज एम आर में रहेगा, बहुत बड़ी चीज़ है। फिर सुन लो, कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर एक खास बात होती है कि उसके अंदर बीइंग लग जाता है। ये मैंने जो माइंडेड का मतलब है, विशेष ध्यान देवें क्या,
कि जो भी कॉन्टिन्यूस टेंस हो, कौन सा होगा, तो दो में से, या तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होगा या पास्ट कॉन्टिन्यूस होगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का तो बनता नहीं है। तो उसमें हमेशा बीइंग जोड़ना है। जैसे जब मॉडल आ जाता था तो अपन बी जोड़ते थे, बी ई, वैसे ही कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर बीइंग जोड़ना है। समझ में आ गई ना? बहुत मज़ेदार चीज़ है। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट आपको दिख जाएगा। कन्वर्ट इनटू, वापस देखो, ऑब्जेक्ट पहले और इज एम आर का इज एम आर ही रखना है। फिर सुन लो, इसमें टेंस नहीं बदलेगा, इज एम आर तो इज एम आर ही वापस आएगा। फिर सुन लो, कॉन्टिन्यूस टेंस में इज एम आर तो इज एम आर वापस आएगा, बिल्कुल इज एम आर वापस आ गया, लेकिन बीइंग जुड़ जाएगा, ये बीइंग जुड़ गया। बाकी सेम, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट, जो इंडिफरेंट यानी उसमें था ना, वही ठीक है। मतलब उसमें तो क्या था कि प्रेजेंट इंडिफरेंट को पास्ट इंडिफरेंट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को पास्ट कॉन्टिन्यूस में, फ्यूचर इंडिफरेंट को फ्यूचर कॉन्टिन्यूस बदलना था। मतलब इस टेंस को उसमें बदलना, उसी के दूसरे में बदलना था। कॉन्टिन्यूस में ऐसा झमेला नहीं है, कॉन्टिन्यूस को कॉन्टिन्यूस उसी में रखना है, लेकिन एक नई चीज़ जोड़ देनी है और वो है बीइंग। बस कितना ईजी है बताओ। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि ही इज़ ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स इन हिज फील्ड, मतलब वो अपने खेत में डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग तरह की फसलें उगाता है। तो यहाँ आपने क्या देखा, अरे यार तो ये तो इज है, ये तो आईएनजी है, इसका मतलब ये तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। बिल्कुल सही पहचाना आपने। इसका बना दो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में ही रखना है, लेकिन बीइंग जोड़ना है। तो अब देखो, ही इज ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स, बस यहीं पर रुकना। इसके बाद में ये एडवर्बियल एक तरीके से ये एज इट इज उतरेगा, इसको अभी नहीं देखना, ये पहचान आपको करनी है। क्योंकि सेंटेंस का भाव निकालो, वह अलग अलग तरह की जो फसल उगाता है, किसमें, उसके खेत में। ये कॉमन सेंस ही बात है, उसको मत देखना। जैसे अपने पढ़ा था कि नेहा कपड़े सुबह धोती है, सुबह धोने को छोड़ो, नेहा कपड़े और धोना तीन चीज उठानी है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, तीन उठानी है, बाकी जो बचिया वो लास्ट में। वैसे ही इज ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स, बस ही सब्जेक्ट है, ग्रोइंग वर्ब है, क्रॉप्स ऑब्जेक्ट है, ये चीज है। बाकी एज इट इज। तो क्या हो जाएगा, डिफरेंट क्रॉप्स ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, डिफरेंट क्रॉप्स इज का हो जाएगा आर, क्योंकि डिफरेंट क्रॉप्स न कि क्रॉप, तो डिफरेंट क्रॉप्स आर। उसके बाद में बीइंग मन से लगाना है, मैंने कहा था कॉन्टिन्यूस टेंस में बीइंग लग जाता है, तो डिफरेंट क्रॉप्स आर बीइंग। और ये था ग्रो, फिर सुनो, ग्रो, और ग्रो का आगे आईएनजी लगने से ग्रोविंग हुआ। लेकिन हम तो पैसिव वॉइस में तो ग्रो की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, क्योंकि पैसिव वॉइस का तो फिक्स सिस्टम है, वर्ब की तीसरी फॉर्म। तो ग्रो की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, ग्रोन। ठीक है, वर्ब की तीसरी फॉर्म क्या हो जाएगी, ग्रोन। तो डिफरेंट क्रॉप्स आर बीइंग ग्रोवन बाय हिम। हिम क्यों, मैंने कहा था ही को हिम में बदलना है, शी को हर में बदलना है, बाय हिम। बाकी ये एज इट इज इन हिज फील्ड, उसके खेत में। क्या मज़ेदार है ना। वैसे ही योर फादर वॉज राइटिंग लेटर्स, तुम्हारे पिताजी पत्र लिखते हैं, तो लेटर्स पहले आ जाएगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ। लेकिन अब यहाँ पर सुनो, यहाँ वॉजवर है, आ जाओ पीछे, ये रहा। सब्जेक्ट के बाद में वॉजवर हो तो वो वॉजवर ही रहेगा, लेकिन बीइंग इसमें भी जोड़ना है, बिल्कुल देख लेते हैं। लेकिन ध्यान नहीं रखना था कि यहाँ फादर होने की वजह से वॉज आया था, फादर होने की वजह से वॉज आया था। यहाँ पर इज का आर कैसे हो गया, रहेगा तो इज एम आर का इज एम आर में ही, लेकिन हाँ आगे पीछे इज या आर हो सकता है, लेकिन टेंस वही रहेगा, टेंस नहीं बदलेगा। फिर सुन लो, दिमाग में डाउट तो नहीं है ना ये कि यहाँ इज था तो फिर इज आना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सब्जेक्ट सिंगुलर था इसलिए इज आया, यहाँ सब्जेक्ट प्लूरल बन गया तो आर आ जाएगा, टेंस नहीं बदलेगा। कॉन्टिन्यूस में ही है, देख लो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में ही है, लेकिन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हेल्पिंग वो तो बदलेगी ना, ये तो कॉमन सेंस है। वैसे ही योर फादर वॉज, फादर सिंगुलर है इसलिए वॉज है, लेकिन जब पैसिव वॉइस बना रहे हो तो यहाँ आपका सब्जेक्ट जो फादर थे, अब यहाँ सब्जेक्ट बन गया लेटर, और लेटर नहीं वो लेटर्स है, पत्र, तो इसका मतलब वर आ गया। क्योंकि पत्र तो बहुत सारे हैं ना, लेटर्स एक थोड़ी लेटर है, इसलिए वर आएगा। वर प्लूरल के साथ में लगता है, प्लूरल का मतलब बहुवचन के साथ में लगता है, तो लेटर्स वर और बीइंग मन से जोड़ना है। वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट की थर्ड फॉर्म, रिटन बाय योर फादर। योर फादर क्या था, योर फादर सब्जेक्ट था, जो इसको ऑब्जेक्ट बना दिया, योर फादर, योर फादर का योर फादर। ठीक है, हाँ अगर यहाँ पर ही होता तो हिम हो जाता, शी होता तो हर हो जाता, लेकिन योर फादर तो योर फादर योर रहेगा सेम ही। ठीक है, ओके। फिर एक एग्जाम्पल लिया अपने, यू वर नॉट टेकिंग द एग्जाम सीरियसली, तुम अपने एग्जाम को सीरियसली नहीं ले रहे हो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, द एग्जाम। अब ये सीरियसली जो है ना, ये तो कॉमन सेंस वाला वर्ड है कि बस मेन चीज क्या है, द एग्जाम, यू और वर। ठीक है, और टेकिंग हो गया।
तो द एग्जाम सब्जेक्ट बन जाएगा द एग्जाम। सीरियसली तो समझ रहे हो, वो तो एक डिफरेंट कहते हैं ना कि वो तो एडवर्बियल है, वो तो क्रिया विशेषण है कि आप एग्जाम को सीरियस नहीं ले रहे हो, वो चीज़ है। द एग्जाम पहले आ गया। यहाँ पर यू की वजह से वर आया था ना, टेंस नहीं बदलेगा, प्रेजेंट सॉरी पास्ट कॉन्टिन्यूस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूस ही रहेगा। द एग्जाम सिंगुलर होने की वजह से वो आ गया द एग्जाम वॉज, नॉट का नॉट, बीइंग मन से जोड़ना है, मैंने कहा था टेंस कॉन्टिन्यूस में के अंदर बीइंग जोड़ना है। और टैकिंग, टैकिंग का मतलब वो है टेक, टेक है, और टेक की थर्ड फॉर्म टैकन, ठीक है, क्योंकि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो द एग्जाम वॉज नॉट बीइंग टेकन सीरियसली बाय यू, यू का यू, क्योंकि यू का तो यू होता है, शिकार होता है, वो चीज़ बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये हो गया अपना। नेक्स्ट लेते हैं अपन परफेक्ट टेंस। परफेक्ट में कौन से? प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, इसके तीनों के बनाएंगे। बस इतना सा याद करना था, बहुत इजी है। मतलब फिर बता दूं मैं आपको, प्रेजेंट इंडिफरेंट, पास्ट इंडिफरेंट, फ्यूचर इंडिफरेंट, तीन तो वो, फिर दो कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और पास्ट कॉन्टिन्यूस 5, और 3 ये 8। मॉडल का तो क्या देखना, मॉडल तो वैसे अलग से 8 और 2, चलो मॉडल भी देख लो, तो ये मॉडल है, वो वाला मॉडल है, उसमें जो इंडिफरेंट पढ़ा था। कुल मिला के 10 रूल है यार, 10 रूल नहीं याद कर सकते क्या? 10 रूल एक्टिव वॉइस में पहचानना है, उसको पैसिव वॉइस में बदलना है, बस। 3 टेबल मैंने लिखवा दी डिफरेंट तरह की विथ एग्जाम्पल। क्या शानदार फॉर्मेट है, ठीक है। जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट को अपन अगर बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट कैसे पहचानोगी बताओ? हैज़ हैव, तुरंत माइंड क्लिक कर जाएगा, हैज़ हैव जहाँ दिख गया वो प्रेजेंट परफेक्ट है, क्योंकि हमें पता है टेंस पढ़े हमने, टेंस को तो घोट के पे गए हम, तो चिंता ही नहीं है। पास्ट का हैड हो गया, फ्यूचर का शैल विल हो गया, और मॉडल तो जानते ही हो, जो मैंने आपको लिखवा दिया, चाहे वो कैन आ जाए, कुड आ जाए, शुड आ जाए, मस्ट आ जाए, तो वो मॉडल है, ठीक है। बड़ी चीज़ है, बड़ी चीज़ है क्या कि कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर जहाँ अपन बीइंग जोड़ते थे, ये देखो ये बीइंग जोड़ते थे BEING, वैसे का वैसा इसकी खास बात क्या है, इसके अंदर बीन जोड़ना है। हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन, शैल हैव बीन, विल हैव बीन, मतलब इसके अंदर बीन जोड़ना है, बाकी कोई बड़ी बात नहीं है। हैज हैव दिख जाएगा तो हैज हैव ही रहेगा, चेंज ये भी नहीं होगा। हैज हैव का हैज हैव रहेगा लेकिन बीन जोड़ देना, हेड का हेड ही रहेगा लेकिन बीन जोड़ देना, शैल विल का शैल विल लेकिन बीन जोड़ देना। मतलब कितना इंटरेस्टिंग है। एक मैं छोटी सी बात बताऊं वापस, सिर्फ और सिर्फ शुरुआती 3 उसी के 2 नंबर में बदल रहे थे। सिर्फ और सिर्फ शुरुआती 3 का मतलब है प्रेजेंट इंडिफरेंट पास्ट इंडिफरेंट बदल रहा था, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पास्ट कॉन्टिन्यूस बदल रहा था, फ्यूचर इंडिफरेंट फ्यूचर कॉन्टिन्यूस बदल रहा था। उसके बाद में अपने 2 कॉन्टिन्यूस पढ़े, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस उसी के कॉन्टिन्यूस बदलेगा, मतलब चेंज नहीं होगा टेंस में। सिर्फ शुरुआत के 3 टेंस ऐसे थे जो उसके 2 नंबर वाले टेंस बदल रहे थे, बाकी चाहे परफेक्ट हो चाहे कॉन्टिन्यूस हो, वो अपने उसी खुद के टेंस में रहते हैं जब एक्टिव वॉइस में रहते हैं, बस उसमें बीइंग और इसमें बीन जुड़ जाता है। कितना ईजी है, ठीक है। एग्जाम्पल लेंगे, सारी बात क्लियर हो जाएगी। ही हैज़ रिटन ए लेटर, रिटन, हैज़ दिखते ही माइंड क्लिक कर गया, ये तो प्रेजेंट परफेक्ट है यार, वर्ब की थर्ड फॉर्म लेता है प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है, और हमें पैसिव वॉइस में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, तो इतनी हेल्प हो जाएगी। ए लेटर पहले आ जाएगा, ए लेटर सब्जेक्ट है, ए लेटर हैज़, और बीन मैंने कहा था मन से जोड़ना है। इसका मतलब ये है कि प्रेजेंट परफेक्ट जो है, प्रेजेंट परफेक्ट जो है ना, इसको आप ऐसा कह सकते हो, वो चेंज हो रहा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, ये चीज़ है, बस ये कह सकते हो। हालांकि मैंने जानबूझ के ये अभी लिखा है आपको कि चेंज नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप एक्चुअल देखो तो हैज़ बीन किसकी हेल्प में होती है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की होती है, ये मान सकते हो आप, ठीक है। तो जैसे कि 1 नंबर 2 नंबर में चेंज हो रहा था, वैसे ये 3 नंबर 4 नंबर में चेंज हो रहा है, बस। तो ही हैज़ रिटन अ लेटर, तो लेटर हैज़ बीन रिटन बाय हिम, ही का हिम हो गया, ठीक है। ऐसे माई ब्रदर हैव, माई ब्रदर हैव, तो माई ब्रदर हैव प्रिपेयर्ड ए कॉफ़ी, तो इसमें हैव है तो इधर वापस कॉफ़ी हैज़। अब ये सोचेंगे आप कि वहाँ तो हैव था, हैज़ कैसे आ गया? क्योंकि कॉफ़ी सिंगुलर है। जैसे कि ही भी सिंगुलर था तो हैज़ आ गया, ऐसे ही ए लेटर क्या था? सिंगुलर, तो हैज़ आ गया। हिम तो खैर जानते हो ही का हिम हो जाता है। वैसे कॉफ़ी या ब्रदर्स, मेरे भाई, बहुत ज़्यादा भाई थे तो वो हैव आया, प्लूरल है, लेकिन यहाँ कॉफ़ी वापस सिंगुलर हो गया, सब्जेक्ट काम कर रहा है, तो सब्जेक्ट सिंगुलर होने की वजह से हैज़ आ गया। तो कॉफ़ी हैज़ बीन प्रिपेयर्ड बाय माई ब्रदर्स, ठीक है। माई ब्रदर्स का माई ब्रदर्स रहना। वी हैव सॉल्व्ड योर प्रॉब्लम, वी के साथ में हैव तुरंत माइंड क्लिक कर गया, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है,
तो योर प्रॉब्लम पहले आ जाएगी, योर प्रॉब्लम। अब यहाँ पर वी हम प्लूरल थे इसलिए हैव आया, लेकिन योर प्रॉब्लम तो सिंगुलर है, तो योर प्रॉब्लम के साथ में हैज आ गया, बीन लगा देना है, सॉल्व्ड बाय अस। ठीक है, बहुत ईजी है। वैसे एक्टिव वॉइस है। नेक्स्ट, शी हैड, ये पास्ट परफेक्ट है क्योंकि हमें पता है कि डिड वॉज वर हैड, हैड का मतलब पास्ट परफेक्ट है। पास्ट परफेक्ट को वापस उसी के पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बदलना है, यानी कि बीन जोड़ना है। शी हैड स्लैप्ड सम बॉयज इन द क्लास, तो सम बॉयज हैड बीन स्लैप्ड बाय हर इन द क्लास। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। मतलब क्या है कि जैसे कॉन्टिन्यूस में बीइंग जोड़ते थे, वैसे इसमें क्या करना है, जहाँ पर हैड या हैज़ दिख जाए, हैज़, हैव, हैड, शैल, विल, शैल बी और विल भी दिख जाए, तो उसको आगे बीन जोड़ दो, बस काम हो जाएगा। शी विल हैव, शैल बी विल भी नहीं, शैल हैव विल हैव दिख जाए, सॉरी, शैल हैव विल हैव दिख जाए, तो देखो शी विल हैव लुक्ड आफ्टर हर चिल्ड्रन। विल हैव का मतलब है ये तो फ्यूचर परफेक्ट है, और फ्यूचर परफेक्ट को उसी के फ्यूचर परफेक्ट करने से बदलना, मतलब बीन जोड़ना है। तो यहाँ हो जाएगा हर चिल्ड्रन, हर चिल्ड्रन सब्जेक्ट हो जाएगा, हर चिल्ड्रन विल हैव बीन, ये देख लो विल हैव का विल हैव ही, लेकिन बीन जोड़ दिया, विल हैव बीन लुक्ड, क्योंकि लुक्ड तो वैसे भी यहाँ पर वो लुक्ड था, वो थर्ड फॉर्म थी। लुक्ड आफ्टर एक साथ आएगा, लुक्ड आफ्टर एक साथ आने वाले कुछ वर्ड होते हैं एक साथ आएंगे, ठीक है। लुक्ड आफ्टर बाय हर, शीकाहर हो गया, शीकाहर होगा क्योंकि मैंने कहा था लास्ट में हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, तो शीकाहर ही होता तो हिम हो जाता। बहुत इजी। अब अपन बात करते हैं, जैसे हर बार अपन ने यहाँ पर देखो बाय बाय लगा के सब्जेक्ट लिख रहे हैं लास्ट में, ये देखो ये रहा, खूब सारे जगह ये भी लिखा, सब जगह लिखा है, ये आस यहाँ भी लिखा, विकास हो गया, माय ब्रदर सब जगह लिखा। लेकिन कुछ अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं जिनको अगर छोड़ भी दिया जाए ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे कि दे, पीपल, ऑल ऑफ देम, समवन, समबडी, एवरीबडी, चिल्ड्रन, अंडरस्टूड सब्जेक्ट का मतलब है अगर पहले से अपन को पता हो। कैसे कि पुलिस ने चोर को पकड़ा, तो यानी कि यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं कि चोर पकड़ा गया, तो यहाँ पर सीधी सी बात है चोर मोस्टली पुलिस ही पकड़ती है, ऐसा मान लीजिए, क्योंकि वो उनका काम है। हालांकि खूब सारी जनता भी कभी कभी पकड़ लेती है, लेकिन मोस्टली अगर कोई चोरी करके भाग जाता है तो अपन इन्फॉर्म कहाँ करते हैं, एफआईआर दर्ज होती है थाने में और पुलिस ही पकड़ती है। न सेंस ये है कि अंडरस्टूड सब्जेक्ट है कि पुलिस चोर को पकड़ती है, अंडरस्टूड है, हम इस चीज़ को मानते हैं, समझते हैं इस चीज़ को। अगर अंडरस्टूड सब्जेक्ट हो कोई भी, या फिर इनमें से कोई हो, दे, पीपल, ऑल ऑफ देम, समवन, समबडी, एवरीबडी, चिल्ड्रन, तो उनको छोड़ा जा सकता है। पहले 1 मिनट के लिए इस लाइन का समझाता हूँ। जैसे कि मैं एग्जाम्पल लूँगा यहाँ, हाँ ये ले लो, चलो पीपल का, पीपल टेक टी इन द मॉर्निंग, मतलब मोस्टली जो लोग हैं वो सुबह सुबह चाय लेते हैं। तो क्या सेंटेंस बना, टी इज टेकन इन द मॉर्निंग, चाय सुबह ली जाती है। इन द मॉर्निंग तो मैंने कहा था, नहीं तो लास्ट में लिखने वाली चीज़ है। पीपल टेक टी, अब यहाँ पर मैंने ये नहीं लिखा बाय पीपल, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, यानी कि सीधी सी बात है, पीपल वर्ड दिख जाए तो बाय पीपल ना भी लिखो तो चल जाएगा, और लिख भी दिया तो कोई गुनाह नहीं कर दोगे आप। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर क्या आएगा कि सेंटेंस में वो फेरबदल करेगा। कैसे कि पीपल टेक टी इन द मॉर्निंग कहेगा, पैसिव बनेगा, ये लिख देंगे और क्या कहेगा कि इसका पैसिव बनाइए, उसमें ऑप्शन बताऊँ क्या रहेगा, टी इज टेकन इन द मॉर्निंग, एक तो ये, और सेकेंड रहेगा टी वॉज टेकन इन द मॉर्निंग बाय पीपल। अब आप सोचोगे ये तो हो ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि बाय पीपल तो है ही नहीं, हमें तो पता है पैसिव बाय पीपल आता है, तो कन्फ्यूज मत हो जाना, बाय पीपल देख के वॉज को सही मत कर देना, वहाँ पर हेल्पिंग को मैन देखनी है, ये तो अनवांटेड है, वैसे भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं, अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ना भी लिखो चल जाएगा, ये उस टाइम काम आएगा। मेरी बात समझ में आ गई, मतलब कि बाय पीपल देख के गुमराह मत होना, खूब सारी जगह ऐसी है जहाँ पर बाय पीपल ना भी लगाएं तो चल सकता है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब को चेंज नहीं कर सकते, उसका जरूर ध्यान रखना, ये मेरा कहने का मतलब था। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ थी ये। और ये हो गया अपना सेकंड, दे अब्यूज्ड द लीडर इन द मीटिंग, यानी कि वो जो लीडर थे, जो नेता थे, उन्होंने मीटिंग के अंदर गाली बकी, अब्यूज्ड, तो द लीडर वॉज अब्यूज्ड इन द मीटिंग। अब यहाँ पर दे बाय दैम नहीं लिखा, कोई जरूर नहीं है, सीधी सी बात है, लीडर ने मीटिंग में गाली बकी, सिंपल सेंस निकल के आ रहा है, तो यहाँ पर भी दे को बाय देम, जो दे का देम हो जाएगा खैर, लेकिन बाय देम अपन नहीं लिखा, दे स्किप कर सकते हैं। ये कहना चाह रहा हूँ कि ये ऐसे कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिनको देख के घबराना मत, अपना तो टेंस यहाँ सही होना चाहिए। वॉज क्यों आया, क्योंकि देखो दे अब्यूज्ड, अब्यूज का मतलब
वर्ब की सेकंड फॉर्म है ये। दे अब्यूज्ड, वी टू वर्ब की सेकंड फॉर्म, और वर्ब की सेकंड फॉर्म का मतलब क्या होता है? पास्ट सिंपल, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और पास्ट इंडेफिनिट चेंज किस में होगा? पास्ट कंटिन्यूअस मतलब वॉज वर्ब में। द लीडर क्या था? सिंगुलर, इसलिए वो हो जाएगा अब्यूज थर्ड फॉर्म। द लीडर अब्यूज थर्ड फॉर्म इन द मीटिंग। सिंपल है, बाय देम लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये अनइम्पोर्टेंट है। बात समझ में आ गई ना? ये कहना चाह रहा हूं मैं, ठीक है। समवन इज वेटिंग फॉर यू इन द रूम। समवन लिखा ना अपने, समवन, ये भी अनइम्पोर्टेंट है। कोई आपका इंतजार कर रहा है तो यू आर बीइंग वेटेड इन द रूम। समवन की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि सीधी सी बात है, इंतजार कौन करेगा? कोई इंसान ही करेगा। तो ये भी अंडरस्टूड है, समवन की जरूरत नहीं है। बाय समवन की कोई जरूरत नहीं है, ये कहना चाह रहा हूं। अब एक चीज यहां जो मैंने लिखी अलग से येलो कलर की, इसको आपको ध्यान देना है। यहां पर आपको ये बात ध्यान समझनी, ये वाली चीज, इसका क्या मतलब है? माइंड इट, माइंड इट का मतलब है विशेष ध्यान रखना है आपको। ध्यान रखें, ध्यान देने वाली बात ये है कि पीपल की बात करी है मैंने, सम पीपल की बात नहीं करी है। फिर सुन लो, मैंने यहां पर क्या लिखा? पीपल। पीपल दिख जाएगा तो अपन बाय नहीं लगाएंगे, बाय पीपल नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर सम पीपल हैं तो बाय सम पीपल आएगा, मैनी पीपल हैं तो बाय मैनी पीपल आएगा। लेकिन अगर अकेला पीपल हैं, मतलब लोग हैं, तो बाय पीपल लिखने की जरूरत नहीं है। बस ये कहना चाह रहा हूं। जैसे कि मैनी पीपल, इसी को बनाया मैंने, देखो इसको, ये दोनों सेम सिमिलर ही एक तरीके से। मैनी पीपल या ओनली पीपल था तो बाय पीपल नहीं लिखा, जरूरत नहीं थी। लेकिन मैनी पीपल हैं, मैनी पीपल टेक टी इन द मॉर्निंग, तो टी इज टेकन बाय मैनी पीपल। ये देखो, बाय मैनी पीपल लिखा है, लिखना ही पड़ेगा। बस यहीं से शुरुआत होती है नौकरी की। नौकरी के एग्जाम में दोनों सेंटेंस रहेंगे। छोटी छोटी मिस्टेक करके देखेगा कि वो कहाँ पर, उसको पता है कि नहीं, ग्रामर का नॉलेज है कि नहीं। और पीपल दिखते ही बाय द पीपल लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन मैनी पीपल हैं तो बाय मैनी पीपल लिखना कंपलसरी है। समझ में आ गई? चाहे सम पीपल हो चाहे मैनी पीपल हो, दोनों जब भी आ जाए तो बाय लगा के आपको लिखना ही लिखना है। ये बात है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ें लिखी आपके लिए। और अब है, इतना अपन ने पढ़ लिया। अब एक नई हेडिंग डालेंगे आप, और वो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। अभी तक अपन ने सिंपल सेंटेंस पढ़ा है। इंटरोगेटिव का मतलब, इंटरोगेटिव के बेसिकली 3 प्रकार होते हैं। इंटरोगेटिव का मतलब है जो प्रश्न वाले क्वेश्चन होते हैं ना, प्रश्नवाचक वाक्य। तो सीधी सी बात है, एक तो प्रकार होता है यस नो वाले क्वेश्चन। जैसे आपसे कोई पूछता है कि कल मेरे साथ घूमने चलोगे क्या, तो आंसर क्या आएगा? यस या नो। मतलब एक तो यस नो वाले क्वेश्चन होता है, ठीक है, जिसके अंदर हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में रखना पड़ता है। फिर सुन लो, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस 3 प्रकार के होते हैं। यस नो क्वेश्चंस, WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस, और WH हु से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस। 3 तरह के। WH वर्ड का मतलब भी तो आप सोचोगे, हु में भी तो WH होता है, लेकिन सिर्फ हु को छोड़ के WH का मतलब है वाई, होम, ठीक है, वाई हो गया, होम हो गया, हाउ मेनी हो गया, हाउ मेनी, हाउ मच, ठीक है, विच। मतलब जिसमें WH दिख जाए कहीं पर भी, ये WH कहीं पर भी WH दिख जाए, वो सब WH फैमिली कहलाती है। वेयर, है ना, ये सब WH फैमिली कहलाती है। जो WH से आरंभ होने वाले सेंटेंसेस, जिनके क्या खास बात है, जो मैंने व्हाइट कलर से लिखा है ना, वो बड़ी ध्यान देना है। पहले तीनों प्रकार पढ़ लिया आपने, यस नो क्वेश्चंस, सेकंड WH वर्ड से स्टार्ट होने क्वेश्चंस, और तीसरा हु से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चन। फिर सुन लो, इस यस नो क्वेश्चन का मतलब है हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चन भी बोला जा सकता है। सहायक क्रिया से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस भी यस नो वाले सेंटेंस क्वेश्चन ही कहलाते हैं। समझ में आ गई? ओके, क्या खास बात रहेगी यस नो क्वेश्चन की? हमेशा पैसिव वॉइस बनाते समय हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में रखना है, सबसे पहले रखना है। WH की क्या खास बात रहेगी? WH वर्ड को तो हेल्पिंग वर्ब से ही पहले रखना है, मतलब सबसे पहले इनको रखना है। और हु का मतलब है, हु का फिक्स फॉर्मूला है भाई, हु का फिक्स फॉर्मूला है। जब भी आपको एक्टिव वॉइस के अंदर हु दिख जाए तो सेंटेंस में बाय हुम पहले आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। सिर्फ और सिर्फ हु का रूल है ये। हु को बाय हुम में बदला जाता है, हु को बाय हुम में बदला जाता है। समझ में आ गई ना? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तीनों लिख लेना। इंटरोगेटिव सेंटेंस 3 प्रकार के होते हैं। बढ़ते हैं आगे। ये मैंने कुछ सेंटेंस लिखा है। सबसे पहला पार्ट लिया मैंने यस नो क्वेश्चंस। कौन सा? ये वाला। एक एक लेंगे, बड़ी जड़ खोद के पढ़ेंगे, मस्त रहो आप तो, बस मजे से बस लिखते जाओ और समझते जाओ। डू यू इमिटेट अदर्स? तो देखो, सीधा माइंड क्लिक कर गया अपना। तो डू का मतलब जिसमें हेल्पिंग और सबसे पहले आ जाए। तो ध्यान रखना,
ये फर्स्ट वाला पोर्शन यस वाला, यानी कि इसमें है ना हेल्पिंग वर्ब, पूरी बात समझना, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आती है, ये इसकी पहचान है। हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आती है, वो रहा डू, डू, डज, इज, एम, आर, हैज़ बीन, हैव बीन, डिड, वाज, वर, शैल, ये सब पढ़ लिया अपन ने, तुरंत दिमाग क्लिक कर गया तो डू है। तो इसका मतलब ये तो यस नो वाला क्वेश्चन है, और यस नो वाले क्वेश्चन रूल क्या है, हेल्पिंग वर्ब को हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले ही लाना है पैसिव वॉइस बनाते टाइम, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब्स हो गया। फिर डू यू इमिटेट अदर्स, यहाँ पर ये अदर्स ऑब्जेक्ट है, तो सबसे पहले डू है, मतलब वो कौन सा टेंस है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। किस में चेंज करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में चेंज करेंगे, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज, एम, आर। तो डू यू इमिटेट अदर्स, अब अदर्स पहले आएगा, ये अदर्स, इसको देखते हुए यहाँ भरना है। फिर सुन लो, हेल्पिंग वर्ब, इसमें हेल्पिंग वर्ब एक्टिव वॉइस में पहले आएगी, और पैसिव वॉइस में ही हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएगी। मैंने कहा ना हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आती है इसके अंदर पैसिव वॉइस बनाते टाइम, लेकिन हेल्पिंग वर्ब को भरना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अब आपको देखना है पहले इसको, पहले उसको देखना है, किसको, इसको, कि या तो अदर्स है, अदर्स का मतलब अन्य लोग, मतलब बहुत सारे, अदर नहीं अदर्स है, अदर अन्य होता है, अदर्स मतलब अन्य, मतलब बहुवचन निकल के, अदर्स मतलब बहुत सारे हो सकते हैं अदर्स का मतलब। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आर आएगा, या तो इज आ सकता था, या एम आ सकता था, या आर आ सकता था, क्योंकि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की 3 हेल्पिंग वर्ब होती है, लेकिन यहाँ पर अदर्स की वजह से ये प्लूरल था इसलिए आर आ गया, ठीक है। आर, अदर्स, इमिटेट का थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है इमिटेटेड बाय यू, ठीक है, ये रहा यू का यू, बहुत ईजी है ना। ऐसे ही एक और लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का, जिसमें हेल्पिंग वर्ब है हैव यू ब्रोकन द ग्लास। हैव हेल्पिंग वर्ब देख लिया आपने, माइंड क्लिक करके, यस ये तो प्रेजेंट परफेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट को प्रेजेंट परफेक्ट में ही रखेंगे, हैव में रखेंगे, लेकिन बीन लगा देंगे, या फिर ऐसा भी कह सकते हो प्रेजेंट परफेक्ट को प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस बदल सकते हैं, बात एक ही है। तो हैव यू ब्रोकन द ग्लास, यू की वजह से हैव आया, वापस बदलेंगे पैसिव वॉइस में, तो दिमाग वापस क्लिक कर गया कि या तो आएगा हैज या आएगा हैव, क्यों, जो अकॉर्डिंग सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है द ग्लास, क्योंकि ये यही आना है। अब भाई ये ऑब्जेक्ट जो वही तो आना है पैसिव वॉइस में सबसे पहले, तो द ग्लास, द ग्लास का मतलब एक गिलास, और एक गिलास सिंगुलर है, इसका मतलब यहाँ हैज आएगा, ठीक है। मतलब ये है कि यस नो वाले क्वेश्चन में पैसिव वॉइस बनाते समय हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले ही रखना है, जो एक्टिव वॉइस में आपको पहले ही दिखेगी, और पैसिव वॉइस में पहले रखना है, लेकिन वो बदल सकती है, टेंस नहीं बदलेगा, टेंस तो वही रहना है जो रूल जो अपन टेबल में पढ़ी थी अकॉर्डिंग, लेकिन बात ही रखना है कि सब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट भरना है। द ग्लास सिंगुलर था इसलिए हैज आ गया, अगर यहाँ पर यू था इसलिए हैव आ गया, बस वो ध्यान रखना है, टेंस नहीं बदला है। प्रेजेंट परफेक्ट यहाँ था, प्रेजेंट परफेक्ट यहाँ पर बस हैज होगा, खेल हो गया, लास्ट में लग गया बीन ब्रोकन बाय यू। हालांकि कह सकते हो कि ये प्रेजेंट परफेक्ट था और ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बदल गया, लेकिन मैंने इसको अलग तरीके से पढ़ा दिया कि हैज के साथ हम बीन लगा दो, ठीक है, वो वाली चीज़ है। फिर डिड शी राइट अ लेटर टू हर फादर, डिड शी राइट अ लेटर टू हर फादर, तो इसमें क्या होगा, डिड, डिड का मतलब पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल किसे बदलता है, उसी के कॉन्टिन्यूस वॉज वर्ब में। ए लेटर, हर फादर अपने पापा को लिखती है वो चीज़ अलग है, लेकिन ए लेटर है इसके अंदर ऑब्जेक्ट है, ए लेटर पहले लिखना है, ये रहा ए लेटर, लेकिन ए लेटर क्या है, एक पत्र, यानी सिंगुलर तो वो जाएगा, वो जाएगा, या तो वो जा सकता था या वर आ सकता था, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट को बदलना पास्ट कॉन्टिन्यूस में, लेकिन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट सिंगुलर तो यहाँ पर हो जाएगा। वॉज अ लेटर रिटन टू हर फादर बाय हर का हर, शी का हर आ गया, क्योंकि लास्ट में मैंने कहा ऑब्जेक्टिव कैसा आता है, हर। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखना, क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूल जाना, ठीक है ना, इंटरोगेटिव सेंटेंस है ये, क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूल जाना, बहुत बड़ी चीज़ है। छोटे मोटे एग्जामों के अंदर तो ये भी पूछ लिया जाता है, हालांकि एग्जाम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, सारे बड़े एग्जाम होते हैं, लेकिन मतलब LDC वगैरह छोटे जो एग्जाम लेवल के होते हैं 12 10+2 लेवल के, उनमें तो इवन ये भी पूछा गया है सेंटेंस सही मिलेगा लेकिन लास्ट में फुल स्टॉप लगा देगा, फिर सेम दे देगा, इसमें ये लगा देगा। इसका मतलब ये जो इंटरोगेटिव सेंटेंस, ये यस नो वाला सेंटेंस, उसमें सब में क्वेश्चन मार्क जरूर आएगा। छोटी बात है लेकिन बड़ी काम की है। आर यू हेल्पिंग योर सिस्टर, आर का मतलब है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो बिल्कुल वापस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यस नो वाला सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब से एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगी, लेकिन टेंस नहीं बदलेगा।
यहाँ पर आर यू के साथ में है, लेकिन यहाँ योर सिस्टर है, तुम्हारी बहन, एक ही है तुम्हारी बहन, यहाँ पर तुम्हारी बहन, योर सिस्टर्स नहीं है, योर सिस्टर, तुम्हारी बहन। सिंगुलर थी इसलिए इज आ गया, यहाँ तो यू होने की वजह से प्लूरल आया था, ठीक है। तो इज योर सिस्टर, बस मैंने कहा था ना कॉन्टिन्यूस के अंदर बीइंग जोड़ देना है, तो इज योर सिस्टर बीइंग हेल्प बाय यू, यू का तो यू रहेगा। फिर है मस्ट वी कट दिस, मैन नहीं है भाई, ठीक कर लेना, ये गलती से प्रिंट हो गया, मस्ट वी कट दिस ट्री, ठीक है। अब ये मस्ट क्या है, मस्ट मॉडल है, तो यानी कि मॉडल भी सेम टू सेम हेल्पिंग वर्ब की तरह सबसे पहले आएगा, तो मस्ट का मस्ट, और फिर दिस ट्री, दिस ट्री, दिस ट्री और बी लग जाएगा, क्योंकि मॉडल में तो बी लगता है। और कट की तीनों फॉर्म कट कट कट, तीनों कट ही होती है, तो कट आ गया, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो। ये तो हो गया था अपना हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला क्यों सेंटेंस एक्टिव वॉइस, जिसमें हेल्पिंग सबसे पहले पैसिव वॉइस में भी आती है। वैसे ही सेकंड टाइप है WH वर्ड से आरंभ होने वाले सेंटेंसेस, जिसमें WH फैमिली से आपको एक्टिव वॉइस मिलेगा और पैसिव वॉइस ही वापस WH में ही रखना है। जैसा कि हाउ डिड यू इम्प्रेस हर, तो हाउ से हाउ देख लो, बोले सब जगह पैसिव वॉइस जब भी बनाते हैं तो वो का वो सेम टू सेम, वाई तो वाई का वाई, वैन का वैन, बस ये कहना चाह रहा था मैं। मतलब WH फैमिली है, उसमें अगर एक्टिव वॉइस हैं तो वापस पैसिव वॉइस वो सेम टू सेम रहेगा। इसलिए अपन इस 3 नंबर को, इस हु को अलग से पढ़ा। हालांकि ये WH फैमिली में ही आता है हु, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हु एक एक्सेप्शन है, इसको अलग से पढ़ा जाता है। हु की जगह बाय हुम आता है, बस इतना सा फेयर है, और कोई फेयर नहीं, बड़ा मज़ेदार है। बाकी सब रूल वही है। डिड था तो वॉज लग गया, पास्ट सिंपल को पास्ट कंटिन्यूस बदलना है। हाउ डिड यू इम्प्रेस हर, तो हाउ वॉज, अब यहाँ पर हर था, बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट है। हर यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। हर क्या, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ। और मैंने आपको लिखवा दिया था शी को बदला जाता है हर में, लेकिन हर तो ऑब्जेक्टिव केस है और शी सब्जेक्टिव केस है। जब इसको इसमें बदलेंगे तो शी हो जाएगा, इसमें इसको बदलेंगे तो हर हो जाएगा। जैसे कि हर को पहले जब यहाँ लाएंगे, फिर सुन लो, जब यहाँ लिखते हैं तब तो ऑब्जेक्टिव केस आता है, लेकिन जब शुरू में लिखा जाता है उसको तब सब्जेक्टिव केस आता है। कहने का मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, देखो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ इसकी। यहाँ अभी अपन ने हर तो हमारे को ऑब्जेक्ट दिया हुआ था, लेकिन हम अब इसको इसमें बदलेंगे तो हर का शी लिख देंगे। समझ में आ गई? बस ये कहना चाह रहा हूँ, बाकी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत ईजी है। ये चीज़ें छोटी छोटी है, लेकिन जानबूझ के बारीकी से आपको बता रहा हूँ कि डाउट नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पर हर का सब्जेक्ट सी बन जाएगा, क्योंकि हमें सब्जेक्ट की फॉर्म में लिखना है। तो शी हेल्पिंग में लग चुकी। क्या सीखा आपने? WH फैमिली सबसे पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस बनाते टाइम, फिर सब्जेक्ट। WH फैमिली सबसे पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, ठीक। और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म इम्प्रेस्ड। इम्प्रेस्ड के बाद में बाय और फिर ऑब्जेक्ट। अब दिमाग एक बात खटक गई आपके कि आपने बाय क्यों लिखा, जबकि यहाँ तो बाय है ही नहीं। तो मैंने कहा था ना, ऐसी खूब सारी वर्ब होती है जो बाय नहीं लेती। इम्प्रेस तो विथ लेगा, स्टार्टिंग में लिखवा देता आपको, शुरुआत में पूरी बड़ी टेबल। इम्प्रेस के साथ में बाय नहीं आएगा, इम्प्रेस के साथ में विथ आएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अब एग्जाम में क्या होगा, एग्जाम में 4 ऑप्शन आएंगे, उनमें ये दोनों सेम टू सेम रहेगा। बस यहाँ विथ की जगह वो बाय लिख देगा, आप पहले और बाय रखेगा, उसको ए ऑप्शन रखेगा, क्योंकि आपको पता है कि पैसिव में बाय आता है, तुरंत क्लिक कर दोगे। फिर सोचोगे नहीं, अरे यार ये तो इम्प्रेस था ना, इम्प्रेस तो विथ लेता है। घर आके देखोगे तो गलत हो गया। जबकि एग्जाम में जब पेपर दे के आओगे वहाँ पर सही नजर आएगा, घर आते ही फिर कम होने लग जाते हैं। जब 150 मार्क्स का कोई सेंटेंस एग्जाम में हो और 150 में से वहाँ ऐसा लगता है कि 130 सही, 120 सही है, घर आओगे तो 80-90 पर आ जाता है। क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो उस टाइम पर तो ऐसा लगता है, लेकिन अगर बारीकी से नहीं पढ़ोगे तो फिर कम होती चली जाती है। इसलिए गलतियाँ नहीं करनी है। वाई डिड यू, तो वॉज आ गया। नॉट एग्री टू माई प्रपोजल, तो माई प्रपोजल ऑब्जेक्ट है, तो वाई वॉज माई प्रपोजल। पहले WH फैमिली, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट है तो नॉट, और वर्ब की थर्ड फॉर्म एग्री का एग्रीड, बाकी टू बाय यू। अब एग्रीड टू यू, एग्रीड टू है तो एग्रीड का एग्रीड टू बाय यू। व्हेन डिड यू रिसीव द टेलीग्राम, तो व्हेन का तो व्हेन, डिड का वॉज वापस वॉज में चेंज होगा, क्योंकि डिड यानी पास्ट सिंपल पास्ट कंटिन्यूस में। तो व्हेन वॉज द टेलीग्राम रिसीव्ड, रिसीव का रिसीव्ड बाय यू। वाई हैव यू ब्रोकन द ग्लास, तो वाई हैज़ द ग्लास बीन ब्रोकन बाय यू। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। तीसरा देखते हैं अपन हु। WH को थोड़ा अलग से पढ़ना। हु बिल्ट द ताजमहल, ताजमहल किसने बनवाया है, फिर ताजमहल बनाने वाले कौन थे, तो हु को बाय हुम में बदलना है। बस ये वेरी इंपॉर्टेंट है, हु को आपको बाय हुम में बदलना है। ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ सीखेंगे आप
जब भी हु दिख जाए बाय हुम में बदला जाएगा। हु बिल्ड द ताजमहल, तो बाय हुम वॉज द ताजमहल बिल्ट। लेकिन एक चीज और सुनना, कभी कभी क्या होता है, इस बाय हुम को इधर भी लिख देता है तो भी कोई बात नहीं, बाय हुम लास्ट में भी लिख देता है बाय हुम तो भी चलेगा। लेकिन सेंटेंस में ये ध्यान रखना कि हु की जगह बाय हुम तो आना ही चाहिए पैसिव यूज में। अगर एक्टिव यूज में कहीं पर भी आपको हु दिख गया तो पैसिव यूज में बाय हुम तो आना ही आना चाहिए। तो हु बिल्ड द ताजमहल, तो बाय हुम वॉज द ताजमहल बिल्ट। ठीक है, बिल्ट का मतलब, अब सुनो, अब लास्ट में बाय प्लस सब्जेक्ट इसमें नहीं आएगा, बाय प्लस सब्जेक्ट इसमें नहीं आएगा क्योंकि बाय स्टार्टिंग में लग चुका। समझ में आ गई? इसलिए इसको अलग से पढ़ा जाता है, इसके अलग रूल है, एक्सेप्शन थोड़ा अपवाद है। हु रोट द रामायण, तो बाय हुम वॉज द रामायण रिटन। ठीक है, रिटन गलत है भाई, ये स्पेलिंग, ये रिटन ये लिख दिया, यहाँ वो आएगा लिखना RITTEN रिटन। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क तो सब में लगना है, WS फैमिली हो चाहे कोई सा भी इंटरोगेटिव को तीनों पार्ट, तीनों में क्वेश्चन मार्क लगेगा। हु डिड दिस, बाय हुम, डिड का वॉज, दिस डन। डू का थर्ड फॉर्म, डू, डिड और डन, ये आपकी तीन फॉर्म होती है डू की, डू, डिड, डन। इस वजह से डू का जो डन आया। ठीक है, हु किल्ड महात्मा गांधी, हु का बाय होम, वॉज, क्योंकि यहाँ पर देखो किल्ड, किल्ड का मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म है और वर्ब की सेकंड फॉर्म का मतलब पास्ट सिंपल है। पास्ट इंडिफिनिट बोल दो चाहे सिंपल बोल दो, तो उसको वॉज वर्ब में चेंज करने मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूस चेंज करेंगे। तो बाय होम वॉज महात्मा गांधी, महात्मा गांधी सिंगुलर है इसलिए वॉज आ गया, किल्ड। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म किल्ड तो पहले से था, सेम हो गया। फिर अलग अगली हेडिंग लगाएंगे आप इंपरेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, वो भी तीन प्रकार के मैंने लिखे हैं, एक ऑर्डर वाले सेंटेंस, सेकंड सजेशन वाले सेंटेंस, तीसरा रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस। तीनों के फॉर्मूले देख लो। ऑर्डर वाले सेंटेंस में लग जाएगा आपके, जब भी ऑर्डर वाला सेंटेंस हो, ऑर्डर का मतलब जैसे आपको कहेगा ओपन द डोर मतलब गेट आउट, ऐसा लगेगा। ओपन द डोर मतलब कि दरवाज़ा खोल दीजिए, बैठ जाइए, खड़े हो जाइए, स्टैंड अप, ऐसा लगे जो ऑर्डर दे रहा हो। तो ऑर्डर वाले सेंटेंसेस जो बेसिकली हमारे हमसे बड़े टीचर या हमारा बॉस, कोई भी टीम मैनेजर, या फिर ऐसा मान लीजिए जैसे आर्मी के अंदर तो सूबेदार मेजर हो गए, वो सोल्जर्स को कह सकते हैं, या सब इंस्पेक्टर हो गया, इंस्पेक्टर हो गए, वो कांस्टेबल कह सकते हैं। मतलब वो चीज़ है जिसमें ऑर्डर की फीलिंग आए। ठीक है, ऑर्डर। सजेशन मोस्टली पेरेंट्स देंगे, टीचर्स भी दे सकते हैं, सुझाव। तब आपको फॉर्मूला याद करना है कि जब भी सजेशन वाला सेंटेंस आ जाएंगे, पता चल जाएगा, तीनों से पता चल जाएगा। तो आपको पैसिव यूज बनाते टाइम ये फॉर्मूले किसके, ये फॉर्मूले पैसिव यूज के। जब आपको जब पैसिव यूज बनाओगे तब फॉर्मूला अप्लाई करना है। लेट पहले ऑब्जेक्ट बी V3, वैसे सजेशन वाला अगर हो तो उसमें फॉर्मूला लगेगा ऑब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस V3। वैसे रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस, ऐसे सेंटेंस में जनरली आपको प्लीज और काइंडली दिख जाएगा। प्लीज गिव मी योर पेन, प्लीज शट द डोर, प्लीज ओपन द डोर, मतलब जिसमें प्लीज लगाते रिक्वेस्ट हो जाएगा, कृपया ये कर दीजिए, कृपया कर दीजिए। तो जिस सेंटेंस में प्लीज या काइंडली का प्रयोग किया जाता है तो पैसिव बनाते समय प्लीज या काइंडली को छोड़ दिया जाता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, और भी बातें इसकी कि और इसकी ये पूरा का पूरा एक ही है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने अलग से इसके बारे में सारी PhD मतलब ऐसी बातें लिखी है, जिंदगी में डाउट नहीं रहने वाला अगर अच्छे से पढ़ लोगे तो। अब आपको पता है सेंटेंस 2-3 तरह के होते हैं, वैसे तो 4 तरह के होते हैं, लेकिन पैसिव यूज में 2 तरह के बेसिकली होते हैं। एक तो सकारात्मक वाक्य जिसमें नोट नहीं हो, पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर तो आपको लगाना है यू आर रिक्वेस्टेड टू जब पैसिव यूज बनाओगे, और नकारात्मक सेंटेंस अगर नेगेटिव हो तो यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू लगाना है। क्या बता रहा हूँ भैया, बता दूंगा, है ना, चिंता मत करो। बाकी जो सेंटेंस बच गया, सेंटेंस को ज्यों का त्यों लिख दिया जाता है। मतलब मैं इसको ये कहना चाह रहा हूँ, ये फॉर्मूला है जो मैंने इतनी बात बताई ना पूरी थ्योरी में, उस पर सिर्फ ये फॉर्मूला है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। अच्छा सुनो, 1 मिनट, एक तो ये है जो मैंने बॉक्स बंद कर दिया, मेरी बात को बड़े ध्यान से समझना, इसको मैं पूरा डिटेल से समझाता हूँ, डाउट नहीं रहना चाहिए बस। एक तो ये लो साहब, ये जो ऊपर बॉक्स बंद किया ये, और एक ये चीज़ और है, ये अलग से हैं, 2 बातें हैं, और दोनों ही बातें 3 नंबर पॉइंट की है इसकी। एक तो ऐसा करेंगे कि यू आर रिक्वेस्ट लगाएंगे, या फिर नेगेटिव वाला में यू आर नॉट रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू लगाएंगे, रिक्वेस्टेड के बाद में नॉट टू लगाएंगे। या फिर ये भी सही है, पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में मे, उसके बाद में प्लीज या काइंडली, उसके बाद में बी वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये भी सही है। दोनों इस तरह से सेंटेंस बनाएंगे, एक एक उठाएंगे। पहले ऑर्डर वाला सेंटेंस लेते हैं, ये लो साहब ऑर्डर वाला सेंटेंस के एग्जांपल। ऑर्डर आपको झलक जाएगा, शट द डोर, दरवाजा बंद कर दीजिए, मतलब ऑर्डर है, आदेश है। तो क्या बनाएंगे आप, फॉर्मूला देखो, ये रहा फॉर्मूला,
लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये फॉर्मूला है पेसिव यूज बनाते समय। एक्टिव यूज आपको लिखा रहेगा, इसकी जब आपको पेसिव यूज बनाना है तो कैसे बनाएंगे, लेट ऑब्जेक्ट क्या है, द डोर, फिर बी लगाना है, येला साहब बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म शट की तीनों फॉर्म सेम होती है, शट, तीनों फॉर्म क्या होती है, शटड मत कर देना, शट की तीनों फॉर्म सेम होती है, शट। फिर सेकेंडली अपने ओपन द गेट एट वंस, एक बार गेट खोल दीजिए। तो देखो वापस इसमें भी आदेश है, एक बार दरवाजा खोलिए, इसमें भी ऑर्डर झलक रहा है, तो सेंटेंस वही है। सबसे पहले लेट लगेगा, द गेट ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बना दिया, बी लगेगा इसके अंदर, ये रहा बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म ओपन का ओपनड हो गया, और एट वंस तो मैंने कहा था ना एडवर्बियल है, जो लास्ट में एज इट इज उतार दिया जाता है, मतलब एक बार। नेक्स्ट है डोंट इंसल्ट द वीक, कमजोरों की इंसल्ट मत करिए, ठीक है। डोंट इंसल्ट, यहाँ पर वीक का मतलब गरीबी भी हो सकता है, गरीब भी हो सकता है, कमजोर भी हो सकता है। तो वापस वही सेंटेंस, यहाँ पर डोंट है, मतलब डोंट का मतलब है इस सेंटेंस में डू प्लस नॉट है, ये जरूरी चीज समझनी, डू प्लस नॉट है। तो क्या होगा, लेट नॉट, ये ध्यान देना। फिर सुन लो, इन दोनों सेंटेंस में नोट नहीं था, यहां पर नोट है, तो यहां पर लेट प्लस नोट आएगा, यानी कि डोंट इंसल्ट द वीक, तो लेट नोट द वीक बी इंसल्टेड, बी तो लग ही जाएगा, और इंसल्ट की थर्ड फॉर्म इंसल्टेड, ये चीज है। वैसे नेक्स्ट है टेल हिम, लेकिन हाँ फिर सुन लो, नोट सब्जेक्ट से ही पहले आ जाएगा, लेट नोट द वीक, ऐसा नहीं कि लेट द वीक नोट लिख रहे हो, बस यहीं से तो क्वेश्चन बनेगा, यहां से बनेगा क्वेश्चन, यहां से कि नोट का वो क्या करेंगे, क्रम बदल देंगे, ऑप्शन में नोट को आगे लिख देंगे, बाकी सेंटेंस एज इट इज, ऐसा लगेगा और यार यही सही है, कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए ध्यान रखना, लेट के बाद में अगर मतलब सेंटेंस में अगर नोट एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस के अंदर लेट के बाद में नोट आएगा। फिर है टेल हिम टू लीव द क्लास एट वंस, मतलब मुझे बताइए कि आपने क्लास को मतलब क्यों छोड़ दिया, एब्सेंट क्यों रहे। तो लेट हिम, जैसे हिम है तो लेट हिम, वैसे टेल हिम का लेट हिम बी टोल्ड टू लीव द क्लास एट वंस, ठीक है। टेल का टोल्ड हो गया, टेल का टोल्ड, ये सेंटेंस और डिफरेंट है, इसको अलग से पढ़ना है। टेल का टोल्ड, क्योंकि टेल की टेल, टोल्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, ठीक है। काफ़ी बढ़िया सेंटेंस, ये हो गया अपने ऑर्डर वाला सेंटेंस। बात करते हैं सजेशन वाले सेंटेंस। आराम से सजेशन का मतलब सुझाव नजर आएंगे, नेवर टेल ए लाई, झूठ नहीं बोलना चाहिए। अवॉइड बैड कंपनी, बुरी संगति से बचिए। हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद कीजिए, ठीक है। आराम से साफ साफ पता चल रहा है, 1 2 3, हमेशा गरीबों की मदद करनी चाहिए, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या लिखवाया था मैंने, ये रहा, ऑब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस V3, ऑब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म सेंटेंस, फॉर्मूला ये बनेगा। तो देखो ऑब्जेक्ट क्या है, एल आई सब्जेक्ट हो गया, फिर शुड लगा दीजिए, शुड, लेकिन मैंने कहा था जब सेंटेंस में नॉट आ जाइए तो नेवर का मतलब है नॉट, नेवर का मतलब नहीं, नेगेटिव वर्ड है ये, तो नॉट पहले आएगा फिर भी आएगा, ठीक है। जैसे कि अपने यहाँ पर भी पढ़ा था कि लेट नॉट फिर सब्जेक्ट, समझ में आ गई, बिल्कुल सेम टू सेम है। यहाँ पर भी अपन ऐसा ही करेंगे, एल आई शुड फिर नेवर फिर भी, वरना शुड भी एक साथ भी आ सकता था, तो ध्यान रखना शुड है, और अगर नॉट होता तो ये क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस शुड, ठीक है, फिर नॉट, फिर बी, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, बस। नेक्स्ट, अवॉइड बैड कंपनी, तो बैड कंपनी शुड बी अवॉइडेड। बैड कंपनी देखो शुड भी एक साथ आ गया क्योंकि नोट नहीं था, तो नोट नहीं तो शुड भी लगा दो। बैड कंपनी शुड बी अवॉइडेड, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव यूज में सब जगह वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, अवॉइड का अवॉइडेड अवॉइडेड अवॉइडेड, ठीक है। हेल्प द पुअर, द पुअर शुड बी हेल्प्ड, द पुअर शुड बी हेल्प्ड, बहुत ईजी है, इंटरेस्टिंग चीजें हैं। तीसरा, रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस की अपन अगर बात करें तो रिक्वेस्ट मैंने कहा था ना, कैसे पहचान करोगे, प्लीज या काइंडली लिख जाएगा, प्लीज गिव मी योर पेन, तो योर पेन रिक्वेस्टेड, देखो मैंने कहा था ना, सॉरी यू आर रिक्वेस्टेड टू, यही तो बात लिखी थी, ये देखो फॉर्मूला कि अपन इसके अंदर क्या लिख देंगे, ऐसे सेंटेंस में प्लीज या काइंडली शब्द को तो छोड़ देंगे और यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा देंगे जब सेंटेंस सकारात्मक हो, पॉजिटिव हो, और जब नेगेटिव होगा तो यू आर रिक्वेस्टेड नोट टू लगा देंगे। लेकिन यहाँ हमारा सेंटेंस क्या था, अभी तो सिंपल है, सकारात्मक है, प्लीज़ मतलब कृपया मुझे आपका पेन दे दीजिए,
तो यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी योर पेन, बहुत ईजी है। तो यू आर रिक्वेस्टेड लगा दिया अपन ने, यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा दिया। जैसे कि एक नोट वाला मैंने लिया नहीं, शायद ले लिया। डोंट मेक ए नॉइज प्लीज, मतलब कि आवाज़ मत करिए प्लीज, शोर मत कीजिए प्लीज़। तो क्या लिख देंगे, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू, समझ में आ गई, नॉट टू मेक ए नॉइज। बाकी एज इट इज, बाकी एज इट इज, सेम टू सेम। मतलब ये है कि एक तो ये चीज़ है कि प्लीज़ हो या फिर आपका काइंडली हो, ठीक है, काइंडली, इन दोनों को छोड़ दीजिए। पैसिव बनाते समय दो को डिलीट कर दीजिए, ऐसा मान लीजिए डिलीट है। और उसके बाद में आपको ये ध्यान रखना है कि सेंटेंस अगर पॉजिटिव हो, सकारात्मक हो तो रिक्वेस्टेड टू, और नेगेटिव रिक्वेस्टेड नॉट टू। बस यू आर जरूर जोड़ना है। कोई सा भी सेंटेंस हो, कैसा भी सब्जेक्ट हो, यू आर आएगा। जैसे कि आई मे प्लीज मी गिवन योर पेन, ये भी रिक्वेस्ट है प्लीज। आई मे मतलब मॉडल, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ क्या, मैं मतलब जहाँ संभावना, मे वाला मॉडल होता है। तो योर पेन मे प्लीज बी गिवन, ये थोड़ा मॉडल वाला अलग सेंटेंस है। योर पेन मतलब योर पेन मे, अब सुनो मे प्लीज बी, ठीक है, ये प्लीज बी गिवन टू मी, ठीक है। इस तरीके से भी इसको बनाया जा सकता है। ये कौन सा था, ये बनाया मैंने इसके अकॉर्डिंग। पहले सब्जेक्ट देखो, एक मिनट, ये रहा सब्जेक्ट योर पेन, ये रहा सब्जेक्ट, बिल्कुल सही है। उसके बाद में मैं लगा दो, ये लो साहब मैं लगा दिया। फिर उसके बाद में उसने कहा कि प्लीज़ या काइंडली लगा दो, प्लीज़ या काइंडली लगा दिया। देखो यार प्लीज़ या काइंडली कहाँ गया, एक मिनट, प्लीज़ या काइंडली लगा दिया। फिर बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब आप सोचोगे कि अभी तो आप कह रहे थे प्लीज़ या काइंडली हटाना है और यहाँ आप लगा रहे हो, तो मैंने कहा ना दो तरीके से बनते हैं सेंटेंस, मतलब। और फिर सुन लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। अगर प्लीज़ या काइंडली को हटाते हो तो इन बातों को फॉलो करना, एग्जाम में ये भी रूल आ सकता है। हाँ, दोनों एक साथ नहीं आएंगे, ऐसा मत सोचो कि दोनों एक साथ आएंगे, फिर तो दोनों ही सही है। या तो ऐसा भी बन सकता है या फिर ऐसा भी बन सकता है, दो तरह से बन सकता है। तो मैंने दोनों तरीके, क्योंकि मेरा फ़र्ज़ है पूरा बात बताना और पूरी बात बताइए। अगर मैं नहीं चाहता, मतलब नहीं बताना चाहता तो छोड़ भी सकता था, लेकिन नहीं, वो चीज़ अगर एग्जाम में आ गई तो क्या करोगे। इसलिए ये तो वो रूल है जब प्लीज़ या काइंडली को हटा दिया जाता है, जैसे ये भी बनाया था, और यू आर रिक्वेस्टेड जोड़ दिया जाता है। या फिर इसको ऐसा भी बनाया जा सकता है जो अपने रूल लिखा था, योर पेन में प्लीज बी गिवन टू मी, जो फॉर्मूला लिखा था ना अपन ने, वैसा भी लिख सकते हैं इसको। जैसे कि प्लीज शट द डोर, यू आर रिक्वेस्टेड टू शट द डोर। ज़्यादा बेटर तो यही है, लेकिन एग्जाम में ऐसा भी अगर आ गया तो ध्यान रखना, हमेशा हमें तो तैयार रहना है, एग्जाम क्वालिफाई करना है, इतनी बातें तो सारी पढ़नी पड़ेगी। और जहाँ पर एक्सेप्शन है, जहाँ पर क्वेश्चन मुश्किल बनता है ना कि यार ये क्या, बस वहीं से क्वेश्चन आएगा। ईजी लगे तो सबको ईजी लगता है, एग्जामिनर बड़े टैलेंटेड होता है और इसी चीज़ को पकड़ते हैं कि बच्चा मात खाएगा कहाँ, कि इसको और इसको दोनों को साथ मत दो, ये दो और पूछो ये कौन सा सेंटेंस है या फिर सही है क्या। इसलिए इस पर अपन को कन्फ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। अब एक हेडिंग लगाएंगे आप, हैव, हैज़ और हेड प्लस टू प्लस V1, ये अलग से हेडिंग लगा दो। कुछ अब जितनी भी मैं हेडिंग पढ़ाऊंगा वो अलग से हेडिंग है, ऐसा आपको एक्टिव अगर दिख जाए, यानी कि ये इस तरीके से दिखेगा आपको। क्या दिखेगा आपको एक्टिव के अंदर, सब्जेक्ट दिखेगा, हैज़, हैव या हेड तीनों में से कोई एक दिखेगा, टू दिखेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखेगी, ऑब्जेक्ट दिखेगा, ये दिखेगा। तो पैसिव कैसे बनाओगे, ऑब्जेक्ट सबसे पहले लगेगा, हैज़, हैव, हेड तीनों में से कोई एक आना है, टू के साथ में बी आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट। फिक्स रूल है, जैसे कि आई हैव टू फिनिश दिस वर्क, आई हैव टू। अब यहाँ पर हैव के बाद में टू है, इसका मतलब ये है कि 2 + V1 वाला सेंटेंस है। अच्छा, ये तो 2 + V1 वाला सेंटेंस है, ऐसे दिमाग को क्लिक करवाना है। मतलब ये है कि वैसे तो हैव हेल्पिंग वर्ब होती है प्रेजेंट परफेक्ट की, भाई हैज़ प्रेजेंट परफेक्ट हेल्पिंग होती है, लेकिन हैव के बाद में टू लग गया, इसका मतलब ये तो 2 + V1 वाला सेंटेंस है। 2 + V1 देख लो, फिनिश V1 है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो ऐसे सेंटेंस के लिए आपको ये दोनों फॉर्मूले कहना है, रटना पड़ेगा, रट लो। कंपटीशन अगर नौकरी लगानी तो रट लो इसको। क्या बनेगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, दिस वर्क, तो दिस वर्क। हैज़ हैव में से हैज़ या हैव कोई सा भी आ जाएगा, क्योंकि दिस वर्क सिंगुलर है, एक वचन है भाई, कोई ये कार्य, दिस वर्क का मतलब ये काम तो एक ही है ना, कार्यों बहुत ज़्यादा कार्य वो अलग चीज़ है, तो हैज़ आएगा। फिर 2 + B, तो 2B आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म येरी, फिनिश्ड आ जाएगा, बाय सब्जेक्ट बाय, और मी क्यों आया, आई का मी, आई माई मी, तो आई का मी। बहुत ईजी है ना, ये भी लिख लेना साइड में एक रूल। दूसरी बात है, इट इज़ टाइम से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस भी होते हैं।
जब भी एक्टिव वॉइस में इट इज़ टाइम दिख जाए तो पैसिव वॉइस क्या बनेगा, इट इज़ टाइम को इट इज़ टाइम ही रखना है, इट इज़ टाइम, उसके बाद में फॉर ऑब्जेक्ट। ये वो चीज़ें लिखा रहा हूँ अब जिनके सीधे सीधे रटना है फॉर्मूले, सीधे फॉर्मूला टू आंसर। इट इज़ टाइम टू ओपन द ऑफिस, ये ऑफिस को ओपन करने का समय आ गया है या फिर समय हो गया है, तो इट इज़ टाइम, तो इट इज़ टाइम बनेगा पैसिव वॉइस में भी, बस फॉर जुड़ जाएगा, फॉर जुड़ जाएगा, और यानी कि इट इज़ टाइम फॉर द ऑफिस, टू रहेगा लेकिन बी जुड़ जाएगा, ये रहा बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म ओपन का ओपनड। इट इज़ टाइम टू स्टार्ट रिवीजन, अब रिवीजन करने का समय आ गया है, तो इट इज़ टाइम है भाई, ये मिस्टर प्रिंट हो गया, इट इज़ टाइम ही रहेगा। इट इज़ टाइम फॉर रिवीजन टू बी स्टार्टेड, अब ये रिवीजन करने का समय आ गया। पूरा का पूरा फॉर्मूला बेस्ड है, सिर्फ फॉर्मूले को याद करना है, बाकी कुछ भी नहीं है। तीसरा, नोबडी और नो वन से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस है, ठीक है। नोबडी नो वन से स्टार्ट होने सेंटेंस क्या हो जाएगा, नोबडी कैन आंसर सच क्वेश्चंस, तो सच क्वेश्चंस पहले आ जाएगा, कैन नॉट बी। अब देखो ये नोबडी था, और जब भी आपको नोबडी दिखे, ठीक है, और चाहे वो नो वन दिखे, इसका मतलब ये है कि उसके अंदर नॉट छुपा हुआ है, उसके अंदर क्या छुपा हुआ है, नॉट। तो यहाँ पर नोबडी मतलब कोई नहीं, कोई भी नहीं, तो नोबडी कैन आंसर मतलब इस प्रश्न का कोई भी आंसर नहीं दे सकता। तो सच क्वेश्चंस कैन नॉट बी, नॉट मन से लिखना है, कैन नॉट बी आंसर्ड, यानी कि अगर फॉर्मूला ये रहेगा कि ये सब्जेक्ट है, ठीक, ये ऑब्जेक्ट है, और ये आपका मॉडल हो सकता है, मॉडल कह सकते हैं उसको। अगर ऐसा हो तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला, ऑब्जेक्ट पहले लिखेंगे, फिर मॉडल है तो मॉडल प्लस नॉट आ जाएगा, प्लस बी आ जाएगा, और वो आपकी थर्ड फॉर्म आ जाएगी। इस तरीके से फॉर्मूला बन रहा है, सच क्वेश्चंस कैन नॉट बी आंसर्ड। जैसे कि नो वन बिलीव ए हैबिचुअल लायर, तो हैबिचुअल लायर कैन नॉट बी बिलीव्ड, ठीक है। कैन नॉट बी, नॉट क्यों है, क्योंकि नो वन था, नो वन में नॉट छुपा होता है, ये पहचानना है। नोबडी कैन डू इट, हर कोई मतलब इसको कोई नहीं कर सकता, सॉरी, नोबडी कैन डू इट, इसको कोई, ये कोई नहीं कर सकता, ये कोई नहीं कर सकता, तो क्या आ जाएगा, इट कैन नॉट बी डन, डू की थर्ड फॉर्म डन, डू डिड डन। बहुत इजी है, बस सीधा फॉर्मूला याद करो, आंसर, ठीक है। अगला पर्सन कौन सा है, देयर इज या देयर आर प्लस इन्फिनिटी वाला सेंटेंस जब भी आपको दिख जाए, मतलब मेरा कहने का ये है, अगर आपको सेंटेंस में देयर इज दिख जाए या फिर देयर आर दिख जाए, तो सीधा सीधा फॉर्मूला रटो और आंसर पे टिक मारो। क्या कि देयर इज नो टाइम टू वेस्ट, हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, या फिर ये समय वेस्ट नहीं करने का टाइम नहीं है, तो देयर इज नो टाइम टू बी वेस्टेड। देयर इज अर्थ का देयर इज यार आएगा, टू के साथ बी लग जाएगा, वो आपकी थर्ड फॉर्म। वैसे ही देयर इज नो फूड टू ईट, खाने के लिए अब भोजन मतलब अभी नहीं है, तो देयर इज नो फूड टू बी ईटन, ईट ईटन ईटन, ईट एट ईटन, सॉरी, तीन फॉर्म होती है आपको पता है, ईट एट ईटन, तो थर्ड फॉर्म आती है पैसिव वॉइस में, तो फिक्स है, ईट एट ईटन हो गया। नेक्स्ट, लेट से आरंभ होने वाला सेंटेंस, लेट से आरंभ होने वाला सेंटेंस सीधा फॉर्मूला देखो, टिक मारो, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3 पे ऑब्जेक्ट, ये सारे फॉर्मूले हैं किसके, ये पैसिव वॉइस के फॉर्मूले हैं, ठीक है। एक्टिव वॉइस में आपको लेट दिख गया, तो लेट में आंसर द क्वेश्चन, तो आंसर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बनाओ, लेट ऑब्जेक्ट कौन है, द क्वेश्चन, बी लगा दो V3 मतलब आंसर्ड, आंसर्ड, बाय का बाय और सब्जेक्ट मी, मतलब मी का मी। यहाँ पर मी का मी क्यों रहा, क्योंकि मी ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव केस में था, आई को मी बदलते हैं ना, तो यहाँ पर अगर आई होता तो भी अपन मी लिखते, लेकिन मी खुद ने मी बदल के दे दिया तो कोई बात नहीं, हमें तो मी चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। नेक्स्ट, लेट मी कंप्लीट द पेपर, लेट मी कंप्लीट द पेपर, तो लेट का लेट ही रहेगा, सेम फॉर्मूला, मतलब ये चीज़ है कि लेट से स्टार्ट होने वाले में पैसिव वॉइस में भी लेट ही रहना है, लेट द पेपर बी कंप्लीटेड बाय मी, कंप्लीटेड बाय मी, वो आपकी थर्ड फॉर्म, सेम टू सेम इसको फॉर्मूला, ठीक है, फॉलो करो। तीसरा, पीपल से या फिर पीपल बिलीव, उसके बाद में देट अगर आ जाए, ध्यान रखना, सेंटेंस में आपको एक्टिव वॉइस में पीपल से दिख जाए या पीपल बिलीव दिख जाए और उसके बाद में देट दिख जाए, तो उसका सीधा फॉर्मूला है इट इज़ सैड या फिर इट इज़ बिलीव्ड और उसके बाद में देट क्लोज का मतलब उसके बाद में देट क्लोज एज इट इज आ जाएगा। जैसे कि पीपल बिलीव दैट ही इज इनोसेंट, मतलब हर जनता ने माना है कि एक ईमानदार है, इनोसेंट है, तो आंसर क्या हो जाएगा, इट इज़ बिलीव्ड दैट ही इज इनोसेंट। वैसे पीपल से दैट टर्टोइजेस इज लिव लॉन्गर देन एलिफेंट्स, हाथियों से ज़्यादा जीते हैं, तो इट इज़ सैड दैट, ठीक है, इट इज़ सैड है
यहाँ पर क्या करना है, बिलीव था तो बिलीव्ड हो जाएगा और से का सेड हो जाएगा, सिंपल है ना। यहाँ से था इसलिए ये सेड वाली बात लग जाएगी, बिलीव था तो बिलीव्ड वाली बात लग जाएगी। इट इज तो सब में कॉमन है, इट इज बिलीव्ड, इट इज सेड, ठीक है। इट इज सेड दैट टर्टोइजेस लिव लॉन्गर देन एलिफेंट, बाकी एज इट इज है, शुरुआत में चेंज होगा। कितना मजेदार है बताओ, सिंपल फॉर्मूला याद करो, आंसर पाओ, ठीक है। अगला, वन से आरंभ होने वाले सेंटेंसेस। वन से आरंभ होने वाले सेंटेंस में क्या रहेगा, आपको एक्टिव वॉइस में वन दिख जाएगा, ONE, जैसे कि वन शुड कीप वंस प्रोमिसेस, हमें मतलब जो हमारे वादे हैं निभाने चाहिए, उन पर पक्का रहना चाहिए, तो प्रोमिसेस शुड बी केप्ट। कीप की थर्ड फॉर्म कीप, केप्ट, केप्ट, प्रोमिसेस शुड बी केप्ट। वन शुड रेस्पेक्ट ऑन पेरेंट्स, हमें हमारे पेरेंट्स की मतलब इज्जत करनी चाहिए, उनका आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, तो पेरेंट्स शुड बी रेस्पेक्टेड, पेरेंट्स शुड बी रेस्पेक्टेड। मतलब इसमें शुड बी कॉमन है, शुड बी सब में आएगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो खैर है ही है, ये चीज। अगला, गोइंग टू से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस, काफी बढ़िया, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो एक्टिव वॉइस में गोइंग टू और उसके तुरंत बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी जाती है, माइंड इट। एक बात और लिखिए ध्यान से कि गोइंग टू के तुरंत बाद मेन वर्ब होता है, लेकिन आप ये मत सोच लेना कि जो ये गोइंग टू है वो मेन वर्ब है, ये मेन वर्ब नहीं है। गोइंग टू अपने आप में एक रूल है, ऐसा मत सोच लेना कि गोइंग टू तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है कि V1 + ING, ऐसा नहीं है। V1 + ING यहाँ पर मेन वर्ब नहीं है। जैसे कि इसका रूल ये रहेगा कि आपको सेंटेंस में इज MR प्लस गोइंग टू बी प्लस V3 आपको भरना है, ये पैसिव वॉइस का फॉर्मूला है। फिर सुन लो, ये पैसिव वॉइस का फॉर्मूला है, ये भी पैसिव वॉइस का फॉर्मूला है। जैसे कि एग्जांपल लूंगा तब समझ में आएगा, द जज गोइंग टू हियर द केस टुमारो। जज है यानी कि जो न्यायाधीश है वो आज केस की सुनवाई करने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ आपने क्या देखा, गोइंग टू देखा, जजेस, यहाँ गोइंग टू देखा। तो ये मत सोचना कि यार गोइंग टू है तो इज MR क्यों नहीं आया, नहीं आया, वही तो मैं कह रहा हूँ। यानी कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नहीं है, गोइंग टू अपने आप में एक फॉर्मूला है, वरना गोइंग टू दिखते ही तो फिर इज MR आना चाहिए था ना। तो इसलिए तो कह रहा हूँ जहाँ इज MR नहीं और फिर भी गोइंग टू हो, इसका मतलब ये रूल नंबर 8 है, समझ में आ गई। यस, द जज इज गोइंग टू हियर द केस टुमारो, नेसेंस ये होगा कि द केस इज गोइंग टू, लेकिन अब जब बनाएंगे अपन तब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस का यूज करेंगे। द केस इज गोइंग टू बी, टू प्लस बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, हियर का हियर्ड, हियर मतलब सुनना, सुनवाई करना, यहाँ पर हियर का मतलब क्या है, केस की सुनवाई करना, तो हियर का थर्ड फॉर्म हियर, हियर्ड, हियर्ड, ठीक है। हियर टुमारो बाय द जजेस, बाकी वो सेम है। ऐसे द टीचर वाज गोइंग टू पनिश द स्टूडेंट्स, तो द स्टूडेंट्स वर गोइंग टू बी पनिश्ड बाय द टीचर्स, क्योंकि वॉज है तो वॉज वर में बदला जाएगा, ये गोइंग सिंपल हो तो इज MR में बदला जाएगा। फिर सुन लो, बहुत बड़ी चीज, नई चीज निकल के आई है। आप सोचोगे वॉज वर क्या, अगर वॉज वर नहीं हो सिर्फ गोइंग टू हो तब समझ लेना वो इज गोइंग या एम गोइंग या आर गोइंग में बदलेगा, मतलब इसमें बदलेगा, ये वाला फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई होगा। लेकिन अगर वॉज वर पहले से ही हो इसका मतलब वो इसमें बदलेगा, समझ में आ गई। जैसे कि यहाँ देखो वॉज दिख गया तो वॉज वर बदल दिया, यहाँ वॉज क्यों था, द टीचर, टीचर सिंगुलर था इसलिए वॉज आया, लेकिन यहाँ स्टूडेंट्स है बहुत ज्यादा हो गए तो वर आ गया। बहुत ईजी है, मजा आ जाएगा, ठीक है। अब लास्ट देखते हैं डबल ऑब्जेक्ट। ये भी सेंटेंस एग्जाम में पूछ जाते हैं कभी कभी, डबल ऑब्जेक्ट जब होते हो, एक ही सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि पहचानेंगे कैसे, बिल्कुल सही सोचा आपने, मैंने लिख दिया, लेकिन मैं आपकी भावनाएं पहले ही समझ लेता हूं कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद कोई अगर नाउन दिया हुआ हो तो मान लेना कि वो नाउन ही दूसरा ऑब्जेक्ट होगा, समझ में आ गई। सब्जेक्ट में सेंटेंस में मतलब वाक्य में ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद अगर कोई नाउन है, नाउन का मतलब किसी का नाम, संज्ञा, संज्ञा किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, नाउन का मतलब संज्ञा होता है। तो सब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद यदि कोई नाउन दिया हुआ हो तो वो नाउन ही दूसरा ऑब्जेक्ट होगा, समझ में आ गई। माइंड इट, क्या क्या रह गया बात, वो बात ही ध्यान देनी। माइंड इट, यदि सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आए, यदि सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आए तो वर्ब के नज़दीक वाले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना ज़्यादा बेटर है। ये क्या बात लगी, ज़्यादा बेटर, इसका मतलब ये है कि ये तो कंफर्म हो गया कि डबल ऑब्जेक्ट तो रूल पढ़ रहे हैं तो डबल ऑब्जेक्ट तो मिलेगा, यस, लेकिन एग्जाम के अंदर सेंटेंस दो दो बनते हैं। इसमें देखो दो दो पैसिव बनाया मैंने, तो किसको अच्छा माने। हालांकि CGL लेवल के अंदर पूछा जाता है, जब दोनों देते हैं आपसे पूछता कौन सा बेटर है, लेकिन बाकी नॉर्मल एग्जाम में तो एक ही दिया रहेगा, लेकिन हो सकता है ये दे दे, हो सकता है ये दे दे, कभी कभी दोनों ही दे दे,
और फिर अपन को जो अच्छा है उसको भरना है। तब इसलिए मैंने पूरा लेवल लेके चल रहा हूँ कि मिस्टर कुमार टॉट अस इंग्लिश। मिस्टर कुमार हमें इंग्लिश पढ़ाते हैं। यहाँ पर देखो कैसे पहचानोगे डबल ऑब्जेक्ट की, कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट तुरंत बाद नाउन दिया रहेगा। देखो जैसे कि सब्जेक्ट कौन है, मिस्टर कुमार। टॉट, टॉट क्या है, पढ़ाना, टीचिंग, टीच, टॉट, टॉट, ये देखा, और अस। सब्जेक्ट के तुरंत बाद कोई नाउन दिया रहेगा, अस मतलब हमें, और इंग्लिश। यहां पर पढ़ाना भी वर्ब है, एक दो ऑब्जेक्ट पढ़ाना है, एक इंग्लिश और लिख दिया, ये भी पढ़ाना है। मतलब ऐसा इतना भी लिख देते, मिस्टर कुमार टॉट अस, मिस्टर कुमार हमें पढ़ाते हैं, लेकिन मिस्टर कुमार हमें इंग्लिश पढ़ाते हैं। तो पढ़ाना एक ऑब्जेक्ट हो गया, मतलब क्रिया हो गई, सॉरी, पढ़ाना क्रिया हो गई, फिर अस हमें, वी हमें, और फिर इंग्लिश। समझ पा रहे हो? इसका मतलब ये इसका दो तरह से बनेगा, डबल ऑब्जेक्ट है। तो वी वर टॉट इंग्लिश बाय मिस्टर कुमार, या फिर इंग्लिश वॉज टॉट टू अस बाय मिस्टर कुमार। याद कर लेना, फॉर्मेट आपको रटना पड़ेगा, दो फॉर्मेट से बनता है। दोनों सेंटेंस एग्जाम में आते हैं, तो कौन सा बेटर होगा? यदि सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आए तो वर्ब के पास वाला, वर्ब के पास में अस है, देखो टोट वर्ब है, इसके जस्ट पास में अस है, तो वी वाला ये ज़्यादा बेटर है। एग्जाम में अगर आपसे वरीयता पूछे कौन सा बेस्ट है, तो फर्स्ट वाला बेस्ट है, वरना सेकंड वाला भी गलत तो नहीं है। सेकंड, मदर टोल्ड अस ए स्टोरी, तो पैसिव यूज वी वर टोल्ड अ स्टोरी बाय मदर, या फिर ए स्टोरी वाज टोल्ड टू अस बाय मदर। ठीक है, तो ये थे अपनी एक्टिव पॉसिव का टॉपिक। बहुत शानदार तरीके से अपने इसको कंप्लीट किया। मेहनत बहुत कर रहा हूँ मैं, मेहनत में कमी नहीं है। और ये जो लेवल है, ऐसा लेवल कहीं मिल नहीं सकता, ये भी मेरा वादा है आपसे, गारंटी देता हूँ उस चीज़ की। दोनों लैंग्वेज के अंदर दोनों बच्चे, कोई से मीडियम के स्टूडेंट हो, इस टॉपिक को समझ लेंगे। और एक भी सिंगल सेंटेंस, पहले इसको ईमानदारी के साथ में, ऑनेस्टी के साथ में पढ़ना, अच्छे से नोट्स बनाना, फिर मैं लाइव टेस्ट लेने वाला हूँ, वो लाइव टेस्ट देना, और उसके बाद में कंपटीशन किसी भी एग्जाम बैठ जाना जिसमें ये टॉपिक आता हो, और फिर मुझे बताना कोई सेंटेंस छूट गया हो, तो ज़रूर कमेंट करके बताना। एक सिंगल सेंटेंस नहीं छूटेगा, बस जिस हिसाब से पढ़ा रहा हूँ उस अकॉर्डिंग पढ़ना है। लेकिन हाँ, इंग्लिश ग्रामर का कोई सा भी टॉपिक पढ़ने से पहले टेंस को मजबूत कर लेना। बिना टेंस के ये कोई भी इंग्लिश ग्रामर टॉपिक आपको समझ में नहीं आएगा। जो अपने 3 घंटे का एक क्लास ली थी मैंने, ज़बरदस्त, वन शॉट में कंप्लीट किया था टेंस को, उसको अगर नहीं देखा तो ज़रूर देखना। वैसे एक्टिव पैसिव को भी वन शॉट में कंप्लीट कर लिया। मोस्टली जितने भी टॉपिक होंगे मैं वन शॉट में कंप्लीट कराऊंगा। आराम से बैठो, 2-3 घंटे क्लास या 2 घंटे क्लास जो भी होती है, अच्छे से पढ़ो, एकदम साथ साथ नोट्स बनाओ, 100% मार्क्स आएंगे, ये मेरा दावा है। ठीक है, ओके।